नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज की डिस्कस में हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी दिसंबर 2021 के मासिक पत्रिका की। इसमें जो भी करंट जीके के क्वेश्चंस हैं, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय हो, राष्ट्रीय हो या फिर राज्य से संबंधित यानी कि राजस्थान स्टेट से संबंधित हो, या फिर साइंस और टेक पोर्शन से हो, या फिर आर्थिक के समीक्षा से हो, साथ ही अवार्ड्स, सम्मान, खेल, सामान्य ज्ञान, समस्त 1 मंथ के करंट जीके के क्वेश्चंस हम यहाँ से कवर करेंगे इस वीडियोस के माध्यम से। साथ ही हम कुछ महत्वपूर्ण जो इसमें विशेषांक हैं वो भी अपन बात करेंगे, जैसे ग्राम सेवक विकास अधिकारी का जो प्रश्न पत्र यहाँ पे मॉडल प्रश्न पत्र पे आधारित है, उसके भी अपन बात करेंगे, जो कि आरएसएमबी के द्वारा करवाया जाता है। साथ ही अनेक प्रकार के जो हाल ही में स्कीम्स यहाँ पे लॉन्च की गई है, जिसमें राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व है, उसके बाद एशियन आर्चरी चैंपियनशिप्स है, साथ ही यहाँ पे जो 52 फीफा अवार्ड्स है उसकी अपन बात करेंगे। उसके बाद में बुकर प्राइज है, विभिन्न प्रकार की चैंपियनशिप्स है। सभी बातें अपन इसी मैगजीन्स के माध्यम से, इसी वीडियोस के माध्यम से करेंगे। दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहूँगा, अभी तक अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन्स को भी दबाएं और अपने मित्रों को इस प्रकार के वीडियोस को शेयर भी करें। तो हम बात करने वाले हैं दिसंबर 2021 अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी के बारे में, जो कि करंट जीके से संबंधित है। इससे इस मैगजीन्स के हेल्प से आप लोग जो आगामी एग्जामिनेशन है, तो उसमें जैसे आरएस मुख्य परीक्षा होना है, साथ यहाँ पे राजस्थान पुलिस के एग्जामिनेशन होने हैं, आरपीएससी के द्वारा विभिन्न वैकेंसीज यहाँ पे निकाली हुई है उसके एग्जामिनेशन होने हैं, साथ ही लेक्चरर वैकेंसी जो निकाली जाती है, संगणक जो कि आरएसएमबी के द्वारा निकाली गई है। इसी प्रकार से ग्राम सेवक अधिकारी की एग्जामिनेशन है, उसमें भी करंट जीके पूछा जाता है। साथ यहाँ पे सहायक अग्निशमन अधिकारी हो गया, फायरमैन का हो गया। उसी प्रकार से राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स के द्वारा जो जूनियर इंजीनियर यानी कि जेईएन इलेक्ट्रिकल के जो वैकेंसी निकाली गई उसके एग्जामिनेशन में भी हाल ही में होने, तो उसके लिए भी एग्जामिनेशंस में करंट जीके जो है वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। ये सिर्फ 1 मंथ की मैगजीन्स हैं। इससे पहले मैंने मोमल्स को कंप्लीट यहाँ पे डिस्कस किया है। साथ ही मैंने जो राजस्थान क्रोनोलॉजी के वॉल्यूम 33 और 34 जो है वो भी मैंने डिस्कस कर दिए हैं, आप लोग वो भी देख सकते हैं। साथ ही आपके पास में जो नवंबर अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी है उसको मैंने डिस्कस करा है। सभी के लिंक्स जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हो जाएंगे, साथ ही आई बटन्स में भी आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की डिस्कस को। स्क्रीन पर आप देख ही पा रहे हैं, अपन बात कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी, जो कि दिसंबर 2021 महीने की अपन बात कर रहे हैं। दिसंबर 2021 के अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं पे जो हम बात करने वाले हैं, सबसे पहले बात करेंगे मासिक घटनाओं के बारे में। उसके बाद में अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य, राष्ट्रीय परिदृश्य, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के संबंधित, आर्थिक परिदृश्य और प्रादेशिक पुरस्कार, सम्मान, खेल प्रदर्शन और सामान्य ज्ञान। और लास्ट में हम बात करेंगे समसामयिक घटनाओं पर आधारित जो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन बन सकते हैं दिसंबर 2021 इस क्रोनोलॉजी के आधार पे, वो क्वेश्चंस की हम बात करेंगे लास्ट में। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे, जो पहली न्यूज़ आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, इसमें आप देख पा रहे हैं वेलन डी और 2021 अर्जेंटीना के लियोनल मेसी ने 7वीं बार ये अवार्ड जीता है। हालांकि लियोनल मेसी का संबंध जो है फुटबॉलर से है, ये फुटबॉलर प्लेयर है, साथ ही इन्होंने 7वीं बार ये रिकॉर्ड जीता है। इससे पहले भी इन्होंने काफ़ी अवार्ड जीते हैं, जो कि 2009 में भी जीता है, 10 में भी, 11 में भी, 12 में भी, 15 में भी और 2019 में भी इस प्रकार का प्रतिष्ठित अवार्ड अपने नाम किया है। उसके बाद में जो एक और प्लेयर हैं जिनका नाम क्रिस्टियानो रोनाल्डो है, इन्होंने भी 5 बार ये अवार्ड जीता है। 2008, 13, 14, 16 और 2017 में इन्होंने अवार्ड 5 बार अपने नाम किया है। साथ ही फ्रांसीसी फुटबॉलर पत्रिका फ्रांस फुटबॉल के द्वारा ये पुरस्कार जारी किए जाते हैं। उसके बाद में लियोनल मेसी की आप स्क्रीन पे फ़ोटो तो देख ही पा रहे हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं ये लियोनल मेसी हैं। उसके बाद में हम बात करेंगे एलेक्सिया फुटेलिस की। तो एलेक्सिया फुटेलिस जो है ये आपका फेमिनिन 2021 वैलेंट डी अवार्ड जीता है। इन्होंने 3रा अवार्ड अपने नाम किया, जो कि बार्सिलोना की तरफ से ये खेलती हैं। इनका नाम एलेक्सिया फुटेलिस है। साथ ही 21 वर्ष के कम आयु के फुटबॉलर जो है कोपा ट्रॉफी से सम्मानित किए गए। ये बार्सिलोना से खेलते हैं और इनका नाम जो है पेड्री इनका नाम है। साथ ही विश्व के सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर जो हैं याशिन ट्रॉफी से नवाजे गए हैं, जो इटली के प्लेयर हैं, और इनका नाम जो है जियान लुइंग डोनारूमा इनका नाम है। तो ये स्क्रीन पे कुछ न्यूज़ दी हुई थी जो मैंने आपके सामने अभी डिस्कस कर दी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों की। इससे पहले थोड़ी जानकारी मैं आपको और दे देता हूँ। इससे पहले आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं जो कि हाल ही में जो एग्जामिनेशन इस मंथ में करवाए जाने हैं, तो 18 दिसंबर को आप देख पा रहे हैं ये आपका सांख्यिकी अधिकारी का जो पेपर है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इंपॉर्टेंट डिस्कस हम कर रहे हैं। 19 नवंबर को आपका रहने वाला है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा जो कंप्यूटर की वैकेंसी निकाली गई थी, संगणक जिसे कहते हैं,
उसके बाद 27 और 28 दिसंबर को आपका एग्ज़ाम जो होगा RSMB के द्वारा ग्राम सेवक अधिकारी, जिसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट ये जो करंट जीके के क्वेश्चंस हैं आपके रोल करेंगे। साथ ही 29 जनवरी 2022 को आपका जो एग्ज़ाम होगा वो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा सहायक अग्निशमन अधिकारी, साथ ही यहाँ पे 29 नवंबर को दूसरा फायरमैन सीधी भर्ती का एग्ज़ाम लिया जाएगा। उसके बाद में आपके जो फरवरी महीने में जो एग्ज़ाम होगा सबसे बड़ा RS मुख्य परीक्षा का, वो 25 से 26 फरवरी के बीच में आयोजन RPSC के द्वारा करवाया जाएगा। चलिए अब बात करते हैं अपने पास में मासिक घटनाओं का सार संग्रह। स्क्रीन पे आप देख ही पा रहे हैं, सभी को मैं वन बाई वन डिस्कस करता जा रहा हूँ। काफ़ी सारांश में काफ़ी शॉर्ट एंड स्वीट्स में हम बात करेंगे इस क्रोनोलॉजी की। सबसे पहला क्वेश्चन, उत्तराखंड की किस प्रसिद्ध पर्वतारोही को भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो हर्षवंती बिष्ट जो है, हाल ही में इनको भारतीय पर्वतारोही जो फाउंडेशन है उसकी पहला अध्यक्ष चुना गया महिला के रूप में। पेत्र फियाला ने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में अपना शपथ ग्रहण किया है? तो ये चेक गणराज्य के अब यहाँ पे प्रधानमंत्री होंगे। हालांकि चेक गणराज्य जो है यूरोप का एक सिटी है जिसकी कैपिटल जो है प्रयाग है। नेक्स्ट, भारत मालदीव श्रीलंका की प्रमुख समुद्री सुरक्षा एजेंसियों के मध्य कौन सा पहला ऑपरेशन 27 से 28 नवंबर के बीच में आयोजन करवाया गया? कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव, ये जो समुद्री सुरक्षा एजेंसियों के द्वारा पहला ऑपरेशन करवाया गया था। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण चरण सेकंड के 24 नवंबर 2021 को शुरू किया गया। इसके निष्कर्षों के अनुसार राष्ट्रीय स्तर के प्रति महिलाओं बच्चों की औसत संख्या 2.2 से घटकर अब कितनी यहाँ पे रह गई है? तो अब यहाँ पे 2% यहाँ पे रह गई है। नेक्स्ट अपने पास में बात करते हैं, चून डू हान किस देश के पूर्व राष्ट्रपति व सैन्य तानाशाही थे जिनका हाल ही में निधन यहाँ पे हो गया? तो दक्षिण कोरिया। हालांकि दक्षिण कोरिया की कैपिटल सियोल है। नेपाल की साम्या मल्ला को संयुक्त राष्ट्र के किस पुरस्कार से नवाजा हाल ही में गया है? तो UN वुमेन पुलिस ऑफिसर ऑफ द ईयर अवार्ड्स 2021 से नवाजा गया है। संयुक्त राष्ट्र के किस संगठन द्वारा तेलंगाना के पोचमपल्ली गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव में से एक के रूप में चुना गया है, जिसकी घोषणा हाल ही में नवंबर 2021 में की गई? तो इसका संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन के द्वारा ये चुना गया है, जो कि तेलंगाना के पोचमपल्ली गांव के नाम से जाना जाता है। नवंबर 2021 में जारी ट्रेस रिसर्च जोखिम मैट्रिक्स 2021 में भारत 82वें स्थान पे था। इस मैट्रिक्स में किस देश को शीर्ष स्थान यहाँ पे मिला है? तो डेनमार्क हाल ही में ट्रेस रिश्वत जोखिम मैट्रिक्स 2021 में पहले स्थान पे रहा है। उसके बाद में भारत ने किस वर्ष तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन तक पहुंचने का संकल्प COP26 में आयोजन के दौरान लिया है? तो ये वर्ष 2070 जो है तब तक यहाँ पे 2070 तक भारत शुद्ध शून्य उत्सर्जन तक यहाँ पे पहुंचने का संकल्प लिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा रानी गाइदिन्ल्यू आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय की आधारशिला 22 नवंबर 2021 को कहाँ पे रखी गई थी? तो रानी गाइदिन्ल्यू आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय की बात करें तो मणिपुर के तामेंगलोंग जिले में इसकी स्थापना की जाएगी। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन भारतीय उच्च योग एवं सिंगोंग सी गंगा के प्रयासों से गंगा कनेक्ट प्रदर्शनी का आयोजन 8 से 25 नवंबर के बीच में किस देश में किया गया था? तो ब्रिटेन में इसका आयोजन किया गया था। ब्रिटेन की कैपिटल लंदन है, याद रखें। हाल ही में विवादों में रही पुस्तक के सनराइज ओवर अयोध्या नेशनहुड इन आवर टाइम्स के लेखक कौन हैं? तो सलमान खुर्शीद इसके लेखक हैं। वह P-15V स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक के पोत थे, जिसे नेवल डॉकयार्ड मुंबई में 21 नवंबर 2021 को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। तो P-15V की जो स्टील्थ गाइडेड मिसाइल ध्वंसक पोत जो है वो INS विशाखापत्तनम के रूप में यहाँ पे शामिल कर लिया गया है भारतीय नौसेना में। उसके बाद में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी कि CBDT के पूर्व अध्यक्ष को देश के उच्च सदन राज्यसभा का नया महासचिव नियुक्त किया है। तो प्रमोद चंद्र मोदी को हाल ही में जो राज्यसभा का नया महासचिव के रूप में यहाँ पे चयन किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवान बिरसा मुंडा की जयंती जो कि 15 नवंबर को यहाँ पे आयोजन करवाया गया था, किस रूप में मनाए जाने की घोषणा की है? तो बिरसा मुंडा की जयंती अब जनजातीय गौरव दिवस के रूप में यहाँ पे बनाए जाने की घोषणा माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा की गई है। ये इनकी थोड़ी चर्चा अगर हम करें तो ये आदिवासियों के मसीहा कहे जाते हैं। नेक्स्ट बात करें, संघाई सहयोग संगठन
कि सेनाध्यक्षों की परिषद की 20वीं बैठक किस देश की अध्यक्षता में 25 नवंबर 2021 को आयोजन करवाई गई? तो संघाई सहयोग जो संगठन है वो कजाकिस्तान में इसका आयोजन किया गया था। गोंड साम्राज्य की बहादुर रानी कमलापति के सम्मान में पुनर्विकसित रानी कमलापति रेलवे स्टेशन का नाम पूर्व में क्या था, जिसे हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा राष्ट्र को समर्पित किया गया है? तो हबीबगंज रेलवे स्टेशन जो पहले नाम रहा है, जो भोपाल में है, मध्य प्रदेश में। किन दो भारतीय भाइयों को वर्ष 2021 के लिए प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार से 13 नवंबर 2021 को सम्मानित किया है? तो विहान और नव अग्रवाल को सम्मानित किया गया है। 2 एकड़ क्षेत्र के विस्तृत किस स्थान पर भारत के पहले घास संरक्षण क्षेत्र का उद्घाटन किया है? तो रानीखेत अल्मोड़ा, जो कि उत्तराखंड में है। उसके बाद में बात करें नेक्स्ट, यहाँ से देखें। उसके बाद में बात करें तो उत्तर प्रदेश के झांसी में आयोजित किन 3 दिवसीय समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर, उन्नत इलेक्ट्रॉनिक से वॉरफेयर प्रणाली शक्ति आदि राष्ट्र को समर्पित की है? तो आपका जो 3 दिवसीय समारोह है, राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व के तहत ये कदम उठाए गए हैं। आईसीसी T20 विश्व कप 2021 किस देश ने न्यूजीलैंड को पराजित किया? तो ऑस्ट्रेलिया ने किया पहली पारी में। किस आईपीएस अधिकारी ने केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि CISF के 29वें महानिदेशक के रूप में अपना कार्य ग्रहण किया? तो सीलवर्धन सिंह ने हाल ही में CISF के नए 29वें महानिदेशक होंगे। किस फुटबॉल खिलाड़ी को वर्ष 2021 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से नवाजा गया? तो सुनील छेत्री को। सरपाल सिंह को किस खेल में खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय आयोजक की उत्कृष्टता प्राप्त करने में सक्षम बनाने हेतु 2021 का द्रोणाचार्य पुरस्कार लाइफ टाइम श्रेणी का दिया गया है? तो इनका संबंध हॉकी से था। एक कहानी यह भी 1 इंच मुस्कान महाभोज के किस लेखिका की रचनाएं हैं जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो मन्नू भंडारी की ये रचनाएं हैं, इनको भी याद रखें, काफ़ी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। नवंबर 2021 में जारी IPF स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स 2021 में किस राज्य को शीर्ष स्थान यहाँ पे दिया गया है? तो आंध्र प्रदेश को दिया गया था। भारत के पहले मत्स्य पालक व्यवसाय इंक्यूबेटर लिनेक NCDC मत्स्य व्यवसाय उस्मायन केंद्र का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? तो गुरुग्राम हरियाणा में इसका उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट, चीन 5 नवंबर 2021 को लॉन्च किए गए एक विश्व के पहले पृथ्वी विज्ञान उपग्रह का नाम क्या दिया है? तो उसका नाम जो है गुआंगमू इसका नाम है। एडल गिव हुरेन इंडिया परोपकार सूची 2021 में शीर्ष स्थान पाने वाले उद्योगपति कौन से हैं? तो अजीम प्रेमजी जो हाल ही में एडन गिव हुरेन इंडिया परोपकार सूची 2021 में शीर्ष स्थान इन्होंने प्राप्त किया। श्रीलंका के अरुद परियागसन की किस रचना को वर्ष 2021 के मान बुकर पुरस्कार से शॉर्टलिस्ट किया गया है, जिसमें 6 उपन्यास शामिल हैं? इसमें ए पैसेज नॉर्थ को हाल ही में जो बुकर प्राइज से शॉर्टलिस्ट किया गया है। तो ये अपने पास में जो क्वेश्चंस थे वो मासिक घटनाओं के सार संग्रह से 1 लाइनर क्वेश्चंस थे, जो कि मैंने आपको डिस्कस किए स्लाइड्स में। नेक्स्ट स्लाइड्स में हम बात करेंगे। तो दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य की बात करें तो इसमें हम बात करने वाले हैं परमाणु पनडुब्बियों के बारे में, साथ ही बात करेंगे जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक के बारे में। अमेरिका जो ISA का 101वां सदस्य यहाँ पे जो जोड़ा गया है उसकी बात करेंगे। हाल ही में प्रधानमंत्री ने 5 दिवसीय विदेश यात्रा की, उसकी भी अपन बात करेंगे। ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स की बात करेंगे। COP26 शिखर सम्मेलन, QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग की बात करेंगे। धन प्रशिक्षण की बात करेंगे। साथ ही भारत व चीन सहित 6 देश यूनेस्को की कार्यकारी जो बोर्ड है उसके लिए निर्वाचित यहाँ पे किए गए, वो भी अपन बात करेंगे। सबसे पहले अपन बात करते हैं पनडुब्बी जो परमाणु के लिए ऑस्ट्रेलिया ने अमेरिका व ब्रिटेन के साथ में समझौते पर हस्ताक्षर कर लिए हैं। साथ ही अगर बात करें इसके बारे में तो ये पनडुब्बी परमाणु संचालित होगी, परमाणु से ये चलेगी। साथ ही प्रारंभिक कदम के साथ में ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम के साथ में परमाणु प्रणोदन जानकारी साझा करने के लिए ये समझौता किया है। इसमें एग्रीमेंट टू शेयर न्यूक्लियर प्रोपल्शन इंफॉर्मेशन 22 नवंबर 2021 को ये हस्ताक्षर किए गए हैं। हालांकि ये नेवल न्यूक्लियर प्रोपल्शन इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट्स का आदान प्रदान करने में काफ़ी सहायक होगा। साथ ही ये जो समझौता है
ये ऑकस समझौता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी माना जा रहा है। ऑकस जो समझौता है जो कि ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ब्रिटेन के मध्य यहाँ पे हुआ था। साथ ही अगर बात करें तो ऑकस समझौता के तहत यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया को अब 8 पनडुब्बियाँ संचालित पनडुब्बियाँ जो हैं वो प्रदान की जानी है। साथ ही जो गुप्त और लंबी दूरी तय करने में ये पनडुब्बियाँ सक्षम हैं। नेक्स्ट बात करते हैं जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक की। हाल ही में अगर बात करें तो जलवायु प्रदर्शन सूचकांक में जो भारत की रैंक है वो भारत की रैंक आपकी 10वीं रैंक है। आप तो इतना याद रखें कि भारत की रैंक हाल ही में जो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स है उसमें कौन सी है, तो भारत की जो रैंक है वो 10वीं रैंक है। और उसके बाद बात करें तो ये आपकी जर्मन वॉच जो संस्था है उसके द्वारा ये पब्लिश किया जाता है और 10 नवंबर 2021 को ये पब्लिश किया गया था। पहला प्रकाशन इसका 2005 में है। हाल ही में स्थान की बात करें तो ये 10वें रैंक पे है, हालांकि इसमें लिखा हुआ नहीं है लेकिन 10वें रैंक पे आप ध्यान रखें। उसके बाद में बात करते हैं इसके बारे में थोड़ी जानकारी अपन बात करने की कोशिश करते हैं। तो इसके अंदर आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे कि ग्रीन हाउस उत्सर्जन के मामले में जो यूनाइटेड किंगडम, स्वीडन, मैक्सिको, चिली और मिस्र जो कंट्रीज़ हैं वो काफ़ी शीर्ष स्थान पे हैं। अगर पहले 10 स्थान की अगर बात करें तो सबसे पहले रैंक्स पे सेकंड और थर्ड रैंक यहाँ पे दे नहीं रखा। आप सीधा सा याद रखें कि भारत इसमें 10वें रैंक पे रहे और इसके लिए स्कोर जो है 69.22 भारत का यहाँ पे है। निम्न श्रेणियों की जो राष्ट्र हैं उसमें 5 राष्ट्र शामिल हैं। कजाकिस्तान पहला राष्ट्र है जो कि 64वीं रैंक पे है। उसके बाद में जो आपके हैं और भी कंट्रीज़ हैं, आप इसको याद रख सकते हैं। अगर बात करें भारत की इसमें क्या स्थिति है तो भारत की मैंने स्थिति आपको बता दी। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत 10वें स्थान पे है। पहली बात आपको ये याद रखनी है। दूसरी याद रखनी है कि भारत ने अक्षय ऊर्जा श्रेणी को छोड़कर उच्च प्रदर्शन यहाँ पे किया। अक्षय ऊर्जा श्रेणी में भारत को मध्यम श्रेणी का यहाँ पे रखा गया है, तो ये आप याद रखें। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की। तो नेक्स्ट न्यूज़ आप स्क्रीन पे देख ही पा रहे हैं, यहाँ से देखें। अमेरिका बना ISA का 101वां सदस्य। हाल ही में अगर बात करें इंटरनेशनल सोलर अलायंस की तो इसका 101वां सदस्य अमेरिका यहाँ पे बना है। अगर बात करें ISA के बारे में तो ISA हाल ही में एक आप यूँ समझ सकते हैं कि ये अंतर सरकारी संगठन है, यानी कि इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका प्राथमिक जो कार्य है वो वित्त पोषण और प्रौद्योगिकी की लागत को कम करना है और पूरे विश्व भर में सौर विकास को उत्प्रेरित भी करना है। अगर बात करें ISA के बारे में तो 5 गीगावाट स्थापित क्षमता की सौर परियोजनाओं पर ये काम करता है, यानी काम कर रहा है फिलहाल। उसी के साथ में जो इसके कुछ इनिशिएटिव्स हैं, इसमें ग्रीन ग्रिड इनिशिएटिव्स हैं, एक सूर्य एक विश्व एक ग्रिड का यहाँ पे इसका एक थीम है। उसके साथ में आप थोड़ी सी जानकारी और इसमें याद रख सकते हैं कि इसमें विश्व भर में सौर ऊर्जा को अपनाने की दिशा में तेजी लाने के क्रम में हाल ही में अमेरिका ने इसका सदस्य बनना उचित समझा। उसके बाद बात करें GGI के बारे में तो ग्रीन ग्रिड इनिशिएटिव्स का जो थीम है वो 1 सन 1 वर्ल्ड 1 ग्रिड, ये इसकी थीम है, याद रखें। उसके बाद में इसमें जो हाल ही में जो 5 सदस्य हैं वो भी आप देख सकते हैं। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस और साथ ही आपका UK, भारत इसके सदस्य हैं, जो कि टोटल 5 सदस्य हैं, आप देख सकते हैं आप स्क्रीन पे। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट, प्रधानमंत्री हाल ही में 5 दिवसीय विदेश यात्रा पर हैं, जिसमें G20 शिखर सम्मेलन व COP26 में भी इनका भाग लेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो हाल ही में प्रधानमंत्री मारिया ड्रेगी के निमंत्रण पर रोम, इटली, वेटिकन सिटी के दौरे पर गए। साथ ही प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के निमंत्रण पर भी यहाँ पे ग्लासगो, ब्रिटेन के दौरे पर रहे। उसके बाद में G20 शिखर सम्मेलन में भी इन्होंने यहाँ पे भाग लिया और साथ ही COP26 जो कि 26वीं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज थी, उसके उच्च स्तरीय खंड वर्ल्ड लीडर्स समिट्स में भी इन्होंने यहाँ पे भाग लिया। सबसे पहले बात करते हैं इटली प्रवास की। तो इटली प्रवास में आप पॉइंट आपको याद रखना है, वो ये याद रखना है कि इटली के हाल ही में प्रधानमंत्री कौन है। तो हाल ही में जो प्रधानमंत्री हैं इटली के वो मेरिया ड्रागी हैं, आप देख सकते हैं मेरिया ड्रागी। और 16वें G27 सम्मेलन का आयोजन रोम, इटली में किया जा रहा है, ये भी आप याद रखें। हाल ही में जो G20 का 16वां सम्मेलन है वो इटली में किया जा रहा है, जिसके प्रधानमंत्री मारिया ड्रेगी हैं। उसके बाद में अगर बात करें इसमें जो बैठक बैठी उसकी जो थीम रखी गई वो जनता, पृथ्वी व समृद्धि, इसकी थीम यहाँ पे रखी गई।
G20 शिखर सम्मेलन में राजनेताओं ने सदी के मध्य अनेक प्रकार के कार्बन तटस्थता को निर्धारित करने के लक्ष्य भी यहाँ पे रखे गए, जिसमें अगर बात करें तो अंतिम रिपोर्ट्स में ये देखा गया कि सदस्य देश जो हैं वो ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने के सार्थक और प्रभावी कार्रवाई का आह्वान भी इसमें किया गया। हालांकि समयबद्ध समझौता ये नहीं देखा गया। अमेरिका के जो बाइडेन प्रशासन है और यूरोप संघ का जो प्रशासन है वो ट्रंप प्रशासन द्वारा जो वर्ष 2018 में लगाए गए स्टील और एल्यूमिनियम टैरिफ शासन को रोल बैक करने के समझौते भी यहाँ पे इसमें किए गए। साथ ही बात करें G20 भारत का क्या इसमें जो पॉसिबिलिटी रही है, भारत का इसमें क्या व्यू रहा है, तो सबसे पहले बात करें वैश्विक अर्थव्यवस्था और वैश्विक स्वास्थ्य को प्रधानमंत्री 30 अक्टूबर 2021 को संबोधित किया माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। हालांकि भारत के शेरपा वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल थे। इसमें जो थीम रखी गई वो आपकी वन अर्थ वन हेल्थ करके यहाँ पे थीम रखी गई, जो कि भारतीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा दी गई थी। हालांकि ग्लोबल इसी में अगर बात करें 70 सेकंड की, जो पहला सत्र तो ये हो चुका है, सेकंड सत्र में जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण के सतत विकास को संबोधित किया। साथ ही वहाँ पे हाइड्रोजन के क्षेत्र में वैश्विक स्टैंडर्ड बनाने के लिए भी इन्होंने एक संस्था बनाने की यहाँ पे सिफारिश की, जो कि 8वां G20 सम्मेलन यहाँ पे ये आका गया। माननीय जो प्रधानमंत्री है उनका ये 8वां सम्मेलन था जो कि इन्होंने यहाँ पे भाग लिया। इससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी भी वेटिकन सिटी में जा चुके हैं, जो कि अभी हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ये जो भ्रमण किया गया। इससे पहले अपने अटल बिहारी वाजपेयी भी जा चुके हैं। G20 की थोड़ी बात करें तो इसमें G20 के बारे में थोड़ी याद रख सकते हैं आप। 19 देश हैं और एक यूरोपियन संघ है, तो टोटल 20 हो गए। 1999 में G20 का स्थापना किया गया था। हालांकि अभी बात करें, भारत 1 दिसंबर 2022 से G20 की अध्यक्षता करेगा और पहली वर्ष 2023 में G20 नेताओं की बैठक भी यहाँ पे बुलाएगा। भारत 1 दिसंबर 2021 से 30 नवंबर 2024 तक G20 के ट्रोइको का हिस्सा भी यहाँ पे होगा, तो ये भी आप याद रखें, थोड़ी इंपॉर्टेंट जानकारी है। उसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट, इसी में दे रखा है ब्रिटेन प्रवास के बारे में। हालांकि ब्रिटेन के बारे में आप इतना याद रखें कि इसका हाल ही में जो प्रधानमंत्री है वो बोरिस जॉनसन है, और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री भी आप याद रखें स्कॉट मॉरिस हैं, और जापान के जो हैं वो फूमिया केशिदा हैं। नेक्स्ट बात करते हैं COP26 शिखर सम्मेलन की। हाल ही में ग्लासगो ब्रिटेन में इसका आयोजन करवाया गया, जो कि COP26 के नाम से जाना जाता है। इसका आयोजन मैंने आपको बता ही दिया। ब्रिटेन के कैबिनेट मिनिस्टर आलोक शर्मा की अनुगाई में अध्यक्षता में ये कॉन्फ्रेंस का जो है कार्रवाई की गई। साथ ही यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं पे बात जो की गई है वो 2030 तक वर्ष 2020 के स्तर पर 30% की कार्बन जो इमिशन है, उत्सर्जन जो है उसको कम करने के यहाँ पे जो कार्य हैं वो प्रयास किए जाएंगे। 197 देशों के एक नए समझौते पर 13 नवंबर 2021 को सहमति व्यक्त की गई। साथ ही ग्लासगो जलवायु संधि के रूप में भी इसको जाना जाता है। उसके बाद आप याद रख सकते हैं कि 140 से अधिक देशों ने शुद्ध शून्य उत्सर्जन यानी कि नेट जीरो इमिशंस तक पहुंचने का संकल्प यहाँ पे लिया है। हालांकि वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद जो है 90% इसमें शामिल होंगे। COP26 में भारत का क्या व्यू रहा वो अपन देख लेते हैं। तो भारत की ओर से अगर बात करें जो फीडबैक रहे वो सबसे पहले तो एक्शन एंड सॉलिडरेट द क्रिटिकल डिकेट्स कार्यक्रम 1 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा संबोधित किया गया, और इसके अंदर जो भारत की पंचामृत सौगात जो इसमें रखी गई, ये आप याद रखें कि हाल ही में पंचामृत सौगात किससे संबंधित है, तो COP26 से संबंधित है। हाल ही में ये ग्लासगो ब्रिटेन कंट्रीज में इसका आयोजन किया गया। इसमें भारत 2030 तक 50% ऊर्जा ज़रूरत जो हैं वो रेन्यूएबल एनर्जी से पूरी करेगा, ये पहला पॉइंट कहा गया। दूसरा पॉइंट कहा गया कि भारत, यहाँ देखिए आप, यहाँ दें, भारत 2030 तक कुल प्रोजेक्ट कार्बन एमिशंस में 1 अरब टन की कमी यहाँ पे करेगा। तीसरा यहाँ पे कहा गया कि भारत वर्ष 2030 तक अपनी अर्थव्यवस्था की कार्बन जो इंटेंसिटी है उसको 45% कम करेगा। लास्ट पॉइंट जो भारत के द्वारा कहा गया वो कहा गया कि 2070 तक कार्बन एमिशंस को नेट जीरो करने के लक्ष्य भी यहाँ पे इसके द्वारा भारत के द्वारा हासिल किए जाएंगे। तो इसमें अगर बात करें और ओवरऑल तो भारत इसी के साथ में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कार्बन उत्सर्जन देश है।
अगर यूरोपियन कंट्रीज़ को जोड़ दिया जाए तो भारत चौथे स्थान पे है, जिससे पहला चाइना है, अमेरिका है, तीसरा यहाँ पे इंडिया है, और यूरोपियन कंट्रीज़ को जोड़ दिया जाए तो भारत यहाँ पे चौथे स्थान पे हो जाएगा। अदरवाइज यहाँ पे चाइना, अमेरिका, इंडिया और फिर यूरोपियन कंट्रीज़। तो ये अपने पास में थी COP26 की। सिर्फ आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना याद रखें कि हाल ही में COP26 का आयोजन कहाँ किया गया, तो आपका ग्लासगो ब्रिटेन में किया गया। ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर कौन है? बोरिस जॉनसन बोरिस हैं। बस इतना आप याद रखें, आपके लिए काफ़ी है। उसके बाद में बात करें ग्लोबल ड्रग्स पॉलिसी इंडेक्स। सबसे पहले बात करते हैं कि भारत की इसमें कौन सी रैंक है। तो भारत 18वीं रैंक इसमें है। हालांकि फर्स्ट रैंक पे नॉर्वे है, संस्करण इसका प्रथम है, और इसको जो पब्लिश किया जाता है वो आपका हॉर्म रिडक्शंस कंसोर्टियम के द्वारा इसको पब्लिश किया जाता है। इसका पूरा नाम ग्लोबल ड्रग्स पॉलिसी इंडेक्स है, जिसे GDPI 2021 के नाम से जाना जाता है। हाल ही में नशीली दवाइयों से संबंधित मामलों पर संयुक्त राष्ट्र प्रणाली द्वारा अधिगृहित निर्मित ड्रग्स यूएन सिस्टम कॉमन पोजीशंस की जानकारी के लिए इस प्रकार के कार्यक्रम किए जाते हैं। साथ ही प्रथम जो स्थान है वो नॉर्वे का रहा है, और भारत का इसमें जो स्थान है वो 18वीं रैंक पे रहा है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें तो अगला पॉइंट अपने पास में है भारत और चीन सहित। देखिए, भारत व चीन सहित 6 देश यूनेस्को की कार्यकारी बोर्ड हेतु निर्वाचित किए गए, जिसमें इंडिया, चाइना, जापान, फिलीपींस, वियतनाम और आपका कुक आइलैंड जो है उसको इसमें शामिल किया गया। तो टोटल 6 कंट्रीज़ यूनेस्को की कार्यकारी बोर्ड में निर्वाचित किए गए हैं। हालांकि बात करें ये कार्यकारी के बारे में, तो भारत वर्ष 2021 से 25 की कार्य अवधि हेतु एशियाई एवं प्रशांत देशों के समूह 4th के लिए यहाँ पे चुना गया है। ये भी आप याद रखें। साथ ही यूएनओ की बात करें तो इसमें 193 सदस्य वाले यूएनओ की स्थापना 16 नवंबर 1996 में हुई। साथ ही जनरल कॉन्फ्रेंस के अधीन कार्य करते हुए कार्यकारी बोर्ड जो है संगठन के कार्यक्रमों में महानिदेशक द्वारा प्रस्तुत किए गए संबंधित बजट अनुमान की जाँच यहाँ पे करता है। कार्यकारी बोर्ड में 58 सदस्य राज्य होते हैं, साथ ही जिनमें प्रत्येक का कार्यकाल 4 वर्ष का यहाँ पे होता है। ये आप याद रखें। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की अपन बात करते हैं, जिसमें QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 है। QS एशिया की अगर बात करें तो QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 QS के द्वारा लॉन्च की जाती है, यानी कि आपका क्वाकेरली साइमेंट्स के द्वारा ये पब्लिश की जाती है। 2 नवंबर 2021 को पब्लिश की गई थी, और शीर्ष स्थान पे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिंगापुर इसमें शीर्ष स्थान पे रहा है। हालांकि भारत के अगर शीर्ष स्थानों की बात करें तो भारत शीर्ष विश्व के 100 स्थानों में 100 जो टॉप रैंकर हैं उसके अंदर स्थान बना पाया, जिसमें 42वीं रैंक IIT बॉम्बे की है, 45वीं रैंक IIT दिल्ली की है, मद्रास है, बेंगलुरु है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पे ये आपको मैं आपके सामने टेबल दी हुई है, इसी टेबल्स के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं। और भारत का आप याद रखें IIT बॉम्बे जो है 42वें स्थान पे है, और शीर्ष 100 में से स्थान यहाँ पे भारतीय संस्थान ने बनाया है। हाल ही में भारत सेकंड जो रैंकर है, जो चाइना के बाद में ये सेकंड रैंकर आप कह सकते हो, जिसमें टोटल 117 यहाँ से देखें टोटल शामिल जो हैं 687 एशियाई शिक्षा संस्थान और विश्वविद्यालयों में से भारत 117 संस्थानों को शामिल इसमें किया गया है। पहला चीन है और दूसरा आपका इंडिया है, जिसमें सबसे ज़्यादा शिक्षण संस्थान यहाँ पे शामिल किए गए हैं। याद है, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर फर्स्ट रैंक पे है। उसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट, जो कि आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, धन प्रेषण में भारत विश्व का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता। तो अगर बात करें निम्न और मध्यम आयु वाले देशों में, तो 7.3% की वृद्धि होने का अनुमान यहाँ पे लगाया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं वर्ल्ड बैंक रेमिटेंस प्राइस वर्ल्ड वाइड्स डेटाबेस जो है इसको पब्लिश करता है, यानी कि इसका शीर्षक है। बाकी इसमें इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। भारत के बाद में चीन, मैक्सिको इसमें शामिल है, तो ये आप देख सकते हैं। तो ये अपने पास में जो अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय से संबंधित जो इश्यूज़ हैं, दिसंबर 2021 के क्रोनोलॉजी के आधार पर जो भी करंट जीके के क्वेश्चंस अंतर्राष्ट्रीय से संबंधित है वो अपन ने बात यहाँ पे कर ली। नेक्स्ट स्लॉट्स में जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे राष्ट्रीय परिदृश्य के बारे में। राष्ट्रीय परिदृश्य में हम बात करेंगे कृषि कानून निरसन विधेयक 2021 के बारे में। साथ ही बात करेंगे नीति आयोग द्वारा हाल ही में राष्ट्रीय बहुआयामी निर्धनता सूचकांक जो जारी किया गया उसके बारे में। भारत का 52वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जो कि गोवा में संपन्न किया गया। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के 5वें चरण सेकंड की बात करेंगे।
एसडीजी शहरी सूचकांक के बारे में बात करेंगे। साथ ही भारत और एडीबी के बीच में जो प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल हेतु ऋण जो समझौता हुआ है उसकी बारे में बात करेंगे। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5वें के सेकंड चरण की बात करेंगे। श्रीनगर यूनेस्को की रचनात्मक शहरों में शामिल किया, उसकी बात करेंगे। पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स के बारे में बात करेंगे। उसके बाद में एडलगिव ने जारी जो की है परोपकारी सूची, उसकी बात करेंगे। आयुष्मान CAPF के बारे में बात करेंगे। साथ ही SBMU 2.0 के बारे में बात करेंगे। अमृत 2.0 इसमें शामिल है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के बारे में बात करेंगे। उसके बाद IPF स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स के बारे में। प्रधानमंत्री ने जो कमलापति रेलवे स्टेशन जो हाल ही में उद्घाटन किया उसके बारे में। भगवान बिरसा मुंडा, साथ ही सेंटर फॉर नैनो टेक्नोलॉजी के जो करंट के मुद्दे हैं दिसंबर 2021 की, वो अपन बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कृषि कानून निरसन विधेयक 2021 के बारे में। सबसे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जो हाल ही में 3 जो विवादास्पद कृषि कानून रहे हैं, जिनको लेके किसानों ने हाल ही में पंजाब और उसके पड़ोसी देशों के जो किसान हैं लंबे समय से आंदोलन यहाँ पे कर रहे थे। दोनों सदनों में राज्यसभा लोकसभा 29 नवंबर 2021 को कृषि कानून निरसन विधेयक यहाँ पे 2021 पारित कर दिया गया। इसी के साथ में जो कृषि मंत्री हैं, मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने लोकसभा में इसको पेश किया और इसको कम्प्लीटली निरस्त यहाँ पे कर दिया। अब ये कृषि कानून लागू नहीं किए जाएंगे। साथ ही अगर बात करें तो इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP से जुड़े हुए मुद्दे एक समिति बनाने की अभी यहाँ पे घोषणा की है। और ये जो सारा कार्यक्रम जो है वो गुरु नानक देव जी की जयंती के उपलक्ष्य में हुआ, जो कि 19 नवंबर 2021 को थी। कृषि कानूनों में जो 3 कानून यहाँ पे निरस्त किए गए उसकी अपन बात कर लेते हैं। कृषि उत्पादन, व्यापार और वाणिज्य यानी कि संवर्धन और सुविधा विधेयक 2020। इसमें कुछ कहा गया, इसमें जो कहा गया था वो कहा गया था कि जो किसान हैं वो अपनी फसल को मनचाही जगह बेच सकते हैं। साथ ही किसानों को दूसरे राज्यों के साथ भी फसल बेचने में छूट थी। पहला तो ये था। दूसरा जो था किसान सशक्तिकरण और संरक्षण, मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा अधिनियम 2020 था। इसके अंदर प्रदेश भर के जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग थी को लेकर व्यवस्था का प्रस्ताव था। नेक्स्ट जो तीसरा जो बिल था वो आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम था। इसके अंदर जो असाधारण स्थितियों को छोड़कर व्यापार के लिए जो खाद्यान्न थी, जैसे दाल है, खाद्य तेल है, उसी प्रकार से प्याज जैसी वस्तुओं के स्टॉक लिमिट यहाँ पे जो है वो हटा दी गई थी। तो ये अपने पास में 3 कृषि कानून थे जो हाल ही में पार्लियामेंट के द्वारा इनको निरस्त कर दिया गया है। और निरस्त इनको कृषि कानून निरसन विधेयक 2021 के तहत किए गए हैं। कानून को निरस्त करने के संबंध में अगर थोड़ी बात करें तो संविधान के अनुच्छेद 245 में संसद को पूरे वह भारत के किसी भी हिस्से में कानून बनाने की शक्ति यहाँ पे प्रदान है। साथ ही उसको निरस्त करने की भी यहाँ पे उसको शक्ति प्रदान है अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल 245 में। और इसी के तहत अगर किसी कानून की आवश्यकता नहीं रहती या फिर कोई कानून यहाँ पे आवश्यक रूप से यहाँ पे कार्यरत नहीं होता तो उसको यहाँ पे निरस्त भी पार्लियामेंट के द्वारा किया जा सकता है। वो अनुच्छेद 245 में दे रखा है। साथ ही विधानसभा में एक सनसेट क्लॉज भी यहाँ पे जारी किया जाता है। कई बार आपने देखा होगा सनसेट क्लोज का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर लिमिट्स यानी कि किसी विशेष तिथि तक यहाँ पे वो कानून लागू होता है, फिर ऑटोमेटिकली वो निरस्त यहाँ पे हो जाता है पार्लियामेंट के द्वारा। उसको मैनुअली जाके निरस्त करने की आवश्यकता नहीं होती, उसे अपन सनसेट क्लोज कहते हैं। हालांकि जिन कानूनों को सनसेट क्लोज नहीं किए जाते यानी कि सनसेट क्लोज नहीं होते, उनको मैनुअली जाके या फिर मैनुअली एक बिल पास करवा के उनको निरस्त किया जाता है, तब जाके वो कानून जो है वो निरस्त होते हैं, आगे के लिए पारित नहीं होते। साथ ही एनडीए सरकार की जो कार्यकाल में ये कोई पहला मुद्दा नहीं है, इससे पहले भी 2 रोलबैक हो चुके हैं। टोटल अगर बात करें तो टोटल तो 2 ही रोलबैक हैं। 2015 में भी इस प्रकार का भूमि अधिग्रहण सुधारों के मामलों में सरकार ने अपने विधेयक को वापस लिया था। अब यहाँ पे कृषि बिलों को देख के 2021 में भी इन 3 विधेयकों को वापस ले लिया है पार्लियामेंट के द्वारा। तो ये अपने पास में किसानों के मुद्दे की बात करें तो ये 3 एग्रीकल्चर बिल थे जो कि हाल ही में पार्लियामेंट के द्वारा कम्प्लीटली निरस्त कर दिए गए हैं। नेक्स्ट अगर बात करें तो नीति आयोग द्वारा राष्ट्रीय बहुआयामी निर्धरता सूचकांक यहाँ पे जारी की गई है, जिसे आप नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के नाम से जानते हैं। और ये नीति आयोग के द्वारा पब्लिश की जाती है। संस्करण इसका पहला है और जारी की तिथि की बात करें तो 27 नवंबर 2021। हालांकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सिर्फ इतनी पूछी जाती है कि हाल ही में जो राष्ट्रीय बहुआयामी निर्धनता सूचकांक जारी किया गया वो कौन सी संस्था के द्वारा जारी किया जाता है, तो नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है, इतना आप याद रखें। इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट देंगे।
देखिए सबसे ज़्यादा राज्यों में बहुआयामी निर्धनता की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो गरीब है वो बिहार है, झारखंड है, उत्तर प्रदेश है आदि इसमें है। राजस्थान 8वें स्थान पे यहाँ पे गरीबी में आता है। यानी पूरे अगर भारत की बात करें तो भारत का जो गरीबी के अंदर स्थान आता है वो 8वें नंबर पे आता है, इतना आप याद रखें। साथ ही सबसे गरीब स्टेट की बात करें इसमें केरल है, गोवा है, सिक्किम है, ये सभी सबसे गरीबी वाले राज्य में काउंट होते हैं। और सर्वाधिक गरीब तो मैंने आपको बता ही दिया कि बिहार है, झारखंड है। साथ ही केंद्र शासित देशों में अगर बात करें बहुआयामी जो गरीबी है, दादर नागर है, उसके बाद में जम्मू कश्मीर है, दमन दीव है, चंडीगढ़ है, दिल्ली है, इस प्रकार के जो और भी यूनियन टेरिटरी हैं वो इसमें शामिल हैं। आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है कि राजस्थान इसमें कौन से स्थान पे है, तो राजस्थान 8वें स्थान पे है। और राजस्थान के जो पॉइंट्स हैं वो 29.5 हैं, तो इस प्रकार से 8वें स्थान पे राजस्थान आता है, जो कि नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में आता है। ये नीति आयोग के द्वारा जारी की जाती है। बस आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ही इसमें याद करना है। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं। तो अगला न्यूज़ अपने पास में भारत का 52वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा में संपन्न किया गया। तो सबसे पहले पॉइंट जो क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा, हाल ही में 52वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ पे करवाया गया, तो गोवा में किया गया। और इसके अंदर जो पणजी स्थित डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम में इसका आयोजन करवाया गया था। इसके अंदर जो राज्यपाल हैं, जो कि गोवा के राज्यपाल हैं, PS श्रीधरन हैं, और साथ ही केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर, गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत और केंद्रीय सूचना प्रसारण राज्य मंत्री जो श्री L मुरुगन शामिल इसमें रहे। साथ ही पहली बार ब्रिक्स फिल्म महोत्सव को 20 से 28 नवंबर के बीच में गोवा में इफ्की महोत्सव के रूप में इसका आयोजन करवाया गया। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट अगर देखें तो इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर की बात करें 2021 की, तो इसमें हेमा मालिनी को रखा गया, साथ ही प्रसून जोशी भी हैं। उसके बाद में इसमें सर्वश्रेष्ठ श्रवण मयूर जो अवार्ड्स दिए गए हैं वो आपका मसाकाजू कोनेको को दिए गए हैं, जो कि निर्देशक हैं। जापानी फिल्म जो रिंग वॉन्डरिंग इसकी मूवीज़ है। उसके बाद में महोत्सव के उद्घाटन समारोह की फिल्म जो है द किंग ऑफ द वर्ल्ड है। महोत्सव के समापन फिल्म की बात करें तो ए हीरो है। इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर की बात करें तो हेमा मालिनी और प्रसून जोशी को दिए गए, ये मैं आपको बता ही दिया। उसके बाद में कुछ रजत मयूर पुरस्कार हैं, जूरी का विशेष पुरस्कार है। उसी प्रकार से आपका ICFT यूनेस्को गांधी मेडल पुरस्कार हैं, ये भी दिए गए हैं। तो ये अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, तो कृपया आप इसको ना याद करें, क्योंकि ऐसे तो करंट जीके के काफ़ी क्वेश्चंस हैं, काफ़ी करंट है, आप कितना किस में पढ़ेंगे, कोई लिमिट तो है नहीं करंट जीके की। बस ये है कि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो तो छूटे नहीं, बाकी एक्स्ट्रा आप लोग पढ़े नहीं, क्योंकि आपके पास में तो काफ़ी कंटेंट होते हैं पढ़ने। कोई ज़रूरी थोड़ी ना होता है कि करंट जीके ही आपको पढ़ना है, स्टैटिक जीके ही पढ़ना होता है। बाकी और भी आपके जो सब्जेक्ट्स हैं, बाकी कंपटीशन के हिसाब से वो भी आपको पढ़ने होते हैं। तो करंट जीके अगर आप इसमें डीपली पढ़ने लगेंगे तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप ज़्यादा समझ नहीं पाएंगे। आप हेडलाइंस को समझ सकते हैं, उसके उद्देश्य कौन कौन सी स्कीम्स हैं, या फिर कौन कौन से अभी हाल ही में मुद्दे जो करंट में चल रहे हैं उसके बारे में थोड़ी जानकारी आपको पास में होनी चाहिए। हर चीज़ को डीपली आप नहीं पढ़ सकते, क्योंकि काफ़ी करंट जो जीके है वो काफ़ी बड़ा है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 चरण सेकंड का निष्कर्ष हाल ही में जारी कर दिए गए। हाल ही में अगर बात करें राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण है, नीति आयोग के द्वारा ये जारी किया जाता है। साथ ही केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भी इसमें शामिल है, और ये सेकंड चरण यहाँ पे है, जो कि 24 नवंबर 2021 को जारी किया गया। भारत में जनसंख्याकीय बदलाव संकेत दिखाई दे रहे। यहाँ पे ये कहा गया है, देखिए नीति आयोग के द्वारा ये कहा गया है कि अगर हम बात करें कि पुरुष और महिलाओं की जनसंख्या की, तो जो अभी डेटा जारी किए गए हैं नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के द्वारा चरण सेकंड में, तो इसमें 1000 पुरुषों पे 1020 महिला होने के चांस यहाँ पे दर्शाए गए हैं कि अब आगामी जो सालों में आप देखेंगे तो 1000 पुरुषों पे 1020 जो महिला हैं वो आपको मिलेंगी, यानी लड़कियों की संख्या या फिर महिलाओं की संख्या इस रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग बढ़ने वाली है। तो ये अपने पास में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। थोड़ा और इसमें देख सकते हैं जो यहाँ पे है, कुल प्रजनन जो दर है, यानी कि टोटल फर्टिलिटी रेट जो है वो 2.2 से घट के 2 हो गई है, यानी 2% रह गई है। साथ ही अगर बात करें कॉन्ट्रासेप्टिव प्रिवलेंस रेट जो अगर बात करें तो 54% से बढ़ के 67% हो गई है। अनमिट नीड्स प्लानिंग की बात करें तो इसमें भी झारखंड इसमें 12% पे है। साथ ही चरण सेकंड में जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स रखे गए हैं वो भी अपन देख लेते हैं। इसमें ये देखा गया है कि अखिल भारतीय स्तर पर आधे से अधिक
जो बच्चे हैं और महिलाएं हैं वो एनीमिया से ग्रस्त इसमें पाए गए सेकंड चरण में। और उसके बाद में 6 महीने के कम उम्र के बच्चे जो हैं विशेष रूप से जो स्तनपान कराने वाले अखिल भारतीय स्तर 2015 और 16 में 15% थे, और 2019 और 20 में ये 64% इसमें सुधार देखा गया। पहले 55% थे, अब यहाँ पे 64% यहाँ पे पाए गए। चलिए, ये अपने पास में न्यूज़ थी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं SDG शहरी सूचकांक और डैशबोर्ड 2021 और 22 हाल ही में जारी कर दिया गया है। अगर बात करें सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी कि SDG शहरी सूचकांक, ये नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। शीर्ष स्थान शिमला को दिया गया, तो ये भी याद रखें, शीर्ष स्थान जो है वो शिमला को दिया गया है। इसका संबंध जो होता है वो स्थानीयकरण और राष्ट्रीय केंद्र शासित स्तर को मजबूत करना होता है, साथ ही उसकी निरंतर निगरानी रखना होता है। साथ ही ये भारत जर्मन विकास सहयोग के साझेदारी से इसको तैयार किया गया है। शिमला इसमें टॉप रैंक पर है, ये आप याद रखें। बाकी इसमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी आप छोड़ सकते हैं। अभी मैंने आपको बोला ना, काफ़ी है करंट जी के, इतना कितना पढ़ोगे आप लोग। भारत और ADB के बीच में प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल हेतु ऋण के समझौते यहाँ पे करवाए गए, जिसमें टोटल 13 राज्य इसमें शामिल हैं, जो कि प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल की पहुंच को मजबूत बनाने के लिए ये बेहतरीन जो कार्य है वो ADB के द्वारा ऋण लेके भारत यहाँ पे आगे करेगा। इसके अंदर आयुष्मान भारत स्वास्थ्य कल्याण केंद्र इसमें शामिल है, साथ ही इसमें और भी आपकी जो संस्था है वो शामिल है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। लाभान्वित होने वाले राज्यों की बात करें तो इसमें आंध्र प्रदेश है, असम, छत्तीसगढ़, गुजरात है, हालांकि राजस्थान भी इसमें शामिल है, तो टोटल 13 राज्यों में राजस्थान भी इसमें शामिल है, याद रखें। नेक्स्ट अपने पास में जो न्यूज़ है वो आपका है, यहाँ से देखें, यहाँ स्क्रीन पे आपका श्रीनगर यूनेस्को की रचनात्मक शहरों की सूची में शामिल कर लिया गया है। हाल ही में अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर की जो ग्रीष्मकालीन जो राजधानी है श्रीनगर, तो उसको यहाँ पे इस यूनेस्को की रचनात्मक शहरों में शामिल किया गया है। हालांकि अगर बात करें विश्व भर में 49 शहरों को शामिल इसमें किया गया है। इस सूची में टोटल 246 शहर पहले से शामिल थे, तो इस प्रकार से टोटल इसमें 295 अब यहाँ पे यूनेस्को के रचनात्मक शहर टोटल हो गए हैं। इसके अंदर मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, वाराणसी, जयपुर, श्रीनगर ये भी इसमें शामिल हैं, याद रखें। तो नेक्स्ट अपने पास बात करते हैं पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2021 की। तो पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स जो है वो पब्लिक अफेयर्स सेंटर बेंगलुरु के द्वारा लॉन्च की जाती है, यानी कि जारी की जाती है, और इसमें शीर्ष स्थान केरल को मिला, जो कि 3 महत्वपूर्ण स्तंभों पर ये कार्य करती है। विकास, इक्विटी और स्थिरता के जो पैमाने हैं उसके ऊपर ये कार्य करती है। 5 केंद्र प्रायोजित योजनाएं इसमें शामिल है, जिसमें महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, स्वास्थ्य मिशन इसमें शामिल है, एकीकृत बाल विकास सेवाएं, समग्र शिक्षा अभियान, साथ ही मध्यावधि भोजन योजना इसमें शामिल है। कुछ बड़े यहाँ पे राज्य देख सकते हैं, इसमें केरल, तमिलनाडु हैं। छोटे राज्यों में सिक्किम, गोवा, मिजोरम शामिल हैं। तो इस प्रकार से आप इनको पढ़ सकते हैं। उसके बाद में अपने पास में नेक्स्ट पॉइंट है केंद्र शासित में आपका पांडुचेरी हो गया, जम्मू कश्मीर इसमें शामिल है। उसके बाद में अपने पास नेक्स्ट जो रिपोर्ट है वो एडलगिव ने जारी की है हाल ही में देश के परोपकारियों की सूची। अगर बात करें एडलगिव की, तो एडलगिव हुरैन इंडिया परोपकार सूची 2021 जारी कर दी गई है। संस्करण इसका 8वां है, और जारीकर्ता की बात करें तो एडलगिव और हुरैन इंडिया के द्वारा ये जारी की जाती है। इसके अंदर जो टॉप पे रहा है परोपकारी के अंदर वो आपका IT कंपनी के जो संस्थापक है अजीम प्रेमजी, इसमें देश के अग्रणी यहाँ पे परोपकारी रहे हैं। इसके अंदर अगर बात करें तो हाल ही में इन्होंने अपनी कुल संपत्ति का 23% यहाँ पे इन्होंने दान किया है, जिसमें अजीम प्रेम जी व परिवार विप्रो कंपनी के ये संस्थापक हैं, और टोटल दान इन्होंने 9,713 करोड़ शिक्षा विभाग में इन्होंने यहाँ पे एक खर्च किए हैं, यानी कि दान दिए हैं। उसके बाद में आपका शिव नडार भी हैं, मुकेश अंबानी भी शामिल है, कुमार मंगलम भी हैं, नंदन नीलेकणी भी हैं, हिंदुजा परिवार भी है, बजाज परिवार भी है, साथ ही यहाँ पे अनिल अग्रवाल, गौतम अडानी भी है, वर्मन परिवार भी हैं। कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों के ऊपर बात कर लेते हैं। इसी में 11 लोगों ने 100 करोड़ से अधिक के जो वार्षिक दान है वो यहाँ पे किया। साथ ही दानवीर लोगों में टोटल 72 दाताओं ने कुल 9,658 करोड़ शिक्षा के ऊपर इन्होंने खर्च किए। साथ ही एडलगिव हुरैन इंडिया की भारत की सर्वाधिक दयालु महिलाओं की बात करें तो इसमें रोहिणी नीलेकण हैं प्रथम, और दूसरी अपने पास में लीना गांधी तिवारी हैं द्वितीय, और तीसरे नंबर पे जो रही है वो अनु आगा
परिवार तृतीय स्थान पर रही हैं। तो ये महिलाओं के बारे में भी आप याद रख सकते हैं। रोहिणी नीलेकणी और लीना गांधी तिवारी और अनु आगा, ये 3 महिलाएं भारत की ओर से टॉप 3 में रही हैं। आयुष्मान CAPF योजना का शुभारंभ कर दिया गया है। 2 नवंबर 2021 से नई दिल्ली में इसका शुभारंभ किया, जो कि NSG के एक जवान को आयुष्मान कार्ड सौंपकर इसका शुभारंभ किया। हाल ही में केंद्रीय गृह सहकारिता मंत्री अमित शाह के द्वारा इसको योजना को शुभारंभ किया गया, जिसके अंदर आप देख सकते हैं इन पेशेंट और आउट पेशेंट स्वास्थ्य स्कीम्स जो सुविधाएं हैं वो भी ये लाभ ले सकेंगे। और ये जो लाभ हैं वो CAPF के द्वारा यहाँ पे आयुष्मान CAPF इसका नाम दिया गया है, जिसमें टोटल अगर आप देखें तो 7 केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल इसमें शामिल हैं, जिसमें आसाम राइफल, BSF, CISF, CRPF, ITBP और NSG, SSB, टोटल इसमें 7 केंद्रीय सशस्त्र बलों को आयुष्मान CAPF योजनाओं में जोड़ा गया और जो NSG के जवान को एक आयुष्मान कार्ड सौंपकर 2 नवंबर 2021 को शुरू किया गया। तो आप ये भी याद रख सकते हैं कि अभी लेटेस्ट स्कीम है। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट, यहाँ से आप देख सकते हैं SBM स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 साथ ही अमृत 2.0 के परिचालन हेतु दिशा निर्देश यहाँ पे जारी कर दिए गए हैं। अगर बात करें मिशंस के शीर्षक की तो स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 और अमृत 2.1 शुभारंभ 1 अक्टूबर 2021 को प्रधानमंत्री लखनऊ में इसका किया गया था। मंत्रिमंडल की मंजूरी 12 अक्टूबर को दे दी गई थी। हाल ही में इसको शुरू जो किया जाएगा, शुभारंभ जो है 1 अक्टूबर 2021 से शुरू किया गया है। इसके लिए जो स्वच्छ भारत मिशंस में जो टारगेट रखे गए हैं वो कचरा मुक्त बनाने की आकांक्षा साकार करने के लिए डिज़ाइन किया जाएगा। और अमृत 2.0 जो है, इसे अटल कहते हैं, अटल मिशंस फॉर द रेजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मिंग, ये इसमें घरों में नल जल कनेक्शंस उपलब्ध करवाने के लक्ष्य को पूरा करेगा। साथ ही इसमें जो स्वच्छ भारत मिशंस अर्बन 2.0 जो है उसका संबंध कचरा मुक्त से रहेगा और अमृत के अंदर जो रहेगा वो हर घर में नल कनेक्शन से रहेगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की। तो नेक्स्ट न्यूज़ आपके पास में है स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 की जो इंडेक्स जारी की गई, जिसमें इंदौर लगातार 5वें वर्ष शीर्ष स्थान पे, यानी 5 सालों में से जो टॉप स्थान पे जो चल रहा है वो इंदौर चल रहा है, MP के अंदर पड़ता है। तो इसके अंदर सबसे स्वच्छ की बात करें तो केंद्र सरकार के द्वारा वार्षिक स्वच्छ सर्वेक्षण इंदौर में को लगातार 5वीं बार भी यहाँ पे सबसे स्वच्छ शहरों का दर्जा दिया गया, जबकि छत्तीसगढ़ ने सबसे स्वच्छ राज्य का जो दर्जा है वो प्राप्त किया। ध्यान रहे, सबसे स्वच्छ सिटी जो है वो तो इंदौर है और सबसे स्वच्छ जो राज्य है वो आपका आंध्र प्रदेश है। ये दोनों में आप कन्फ्यूज ना हो। हालांकि राजस्थान इस पे 22वीं रैंक पे है, इतना याद रखें। राजस्थान की जो स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार जो रैंक है वो 22वीं है। तो इसमें आप देख सकते हैं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट था जो मैंने आपको बता दिया। उसके बाद में अपने पास में आती है IPF यानी कि IPF स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स 2021। शीर्ष स्थान पे आंध्र प्रदेश रहा है। हाल ही में इंडियन पुलिस फाउंडेशंस के द्वारा ये पब्लिश की गई है। इसका संबंध जो रहेगा वो ये दिल्ली स्थित एक थिंक टैंक है जो IPF द्वारा करवाए गए सर्वे में 10 प्रश्नों के सेट करता है और उनके आधार पर ही ये सूचकांक जारी करता है। तो इसमें आंध्र प्रदेश जो है आप, चलो ये तो मैंने हो गया। तो यहाँ से आप देख सकते हैं गुवाहाटी में आयोजित केंद्रीय जो पुलिस संगठन है DGP के सम्मेलन में भारतीय प्रधानमंत्री 2014 के स्मार्ट पुलिसिंग विचार की कल्पना प्रस्तुत की गई थी। तो ये आप देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। तो आपको तो सिर्फ इसमें याद रखना है कि हाल ही में जो IPF स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स किसके द्वारा जारी की गई है, तो इंडियन पुलिस फाउंडेशन के द्वारा ये जारी की गई है। टॉप स्थान पे आंध्र प्रदेश है, बस इतना आपको याद रखना है। प्रधानमंत्री ने हाल ही में कमलापति रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया। हालांकि कमलापति भोपाल मध्य प्रदेश के अंदर है। हालांकि इसका पूर्व नाम अगर बात करें तो पूर्व में हबीबगंज रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब यहाँ पे इसी रेलवे स्टेशन का नाम कमलापति रेलवे स्टेशन कर दिया गया, जो कि भोपाल में स्थित है। इतना आप याद रखें। जनजातीय गौरव दिवस समारोह पे जो बिरसा मुंडा हैं उसकी जयंती पे भोपाल पहुंच के ये जनजातीय गौरव दिवस महासम्मेलन में भाग लिया माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा। इन्होंने मध्य प्रदेश में राशन आपके ग्राम योजना का शुभारंभ किया। साथ ही मध्य प्रदेश के सिंगल सेल मिशंस का भी यहाँ पे इनॉर्गेशन किया। साथ ही भगवान बिरसा मुंडा के जन्म दिवस पर बिरसा मुंडा जयंती 15 नवंबर को भारत
सरकार के द्वारा जनजातीय गौरव दिवस के रूप में यहाँ पे मनाया जाएगा। ये भी आप याद रखें कि हाल ही में जनजातीय गौरव दिवस किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है, तो ये बिरसा मुंडा की उपलक्ष्य में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 15 नवंबर को मनाया जाता है। ओके, उसके बाद में भगवान बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान सह स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का उद्घाटन किया गया। इसका उद्घाटन नागपुर में किया गया। हालांकि ब्रिटिश के अंदर इनको गिरफ्तार किया गया था, इनके बारे में थोड़ी चर्चा अपन करें तो उसके बाद में 1900 आदिवासी लोगों को संगठित करके इन्होंने एक ग्रुप बनाया और उसी के दौरान ब्रिटिश ने इनको गिरफ्तार कर लिया, जो कि इनको काफ़ी प्रकार के जो यातनाएं भी दी गई। तो इनका संबंध आप देख सकते हैं, जो हाल ही में बिरसा मुंडा है उनका संबंध एक क्रांतिकारी से आप देख सकते हैं, और इन्हीं के उपलक्ष्य में जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। इसका जो गौरव दिवस है वो 15 नवंबर को मनाया जाता है। उसके बाद में अपने पास में कुछ और इम्पोर्टेंट यहाँ पे बात रह जाते हैं, उसको अपन बात कर लेते हैं। यहाँ पे सीमा सड़क संगठन को गिनीज बुक में वर्ल्ड रिकॉर्ड का प्रमाण पत्र मिला है। इसका रीज़न यहाँ पे ये रहा है कि केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में ऊंचे उमलिंगला जो दर्रा है उससे गुजरने वाले विश्व की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क ब्लैक टॉपिंग का निर्माण यहाँ पे किया गया। इसी के कारण इसको गिनीज बुक में दिया गया अपना नाम। उसके बाद में जो हाल ही में आपके जो BRO है उसका जो महानिदेशक हैं वो राजीव चौधरी हैं, जो कि जनरल लेफ्टिनेंट हैं। संग्रहालय की बात करें तो संग्रहालय में आप देख सकते हैं हाल ही में भारतीय खाद्य निगम द्वारा तमिलनाडु के तंजावर में खाद्य फूड सिक्योरिटी म्यूजियम्स की स्थापना की गई, ये भी आप याद रख सकते हैं। पाताल पानी जो आपका है वो इंदौर में है और तात्या भील से संबंधित है, और तात्या भील रेलवे स्टेशन जो है इसका नाम रखा गया है। तो आप ये भी याद रखें पाताल पानी का अब यहाँ पे तात्या भील के नाम से रेलवे स्टेशन रखा गया है, तो ये आप याद रखें। हालांकि तात्या भील को आदिवासियों द्वारा इंडियन रॉबिन हुड के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें 2 रेलवे स्टेशन की अपन ने बात की है। पहला तो कमलापति रेलवे स्टेशन जो पहले हबीबगंज रेलवे स्टेशन था, और दूसरा अपन बात की है पाताल पानी जो कि इंदौर में ही है। अब यहाँ पे इसका नाम तात्या भील रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। तो ये अपने पास में थी राष्ट्र से संबंधित जो करंट न्यूज़ इस महीने की, जिसमें दिसंबर 2021 की अपन बात कर रहे हैं। इस अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी के माध्यम से अपने 2 स्लॉट्स जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट स्लॉट्स में बात करेंगे अपन अंतरिक्ष एवं रक्षा प्रौद्योगिकी के बारे में, वहाँ की कुछ महत्वपूर्ण बातों की बात करेंगे जो करंट से अपडेट है। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड्स में चलते हैं। तो अब हम बात करेंगे अंतरिक्ष एवं रक्षा प्रौद्योगिकी के बारे में। जो भी करंट के क्वेश्चंस यहाँ पे हैं इस महीने के, यानी कि दिसंबर 2021 के, वो अपन बात करेंगे। इसके अंदर सबसे पहले बात करेंगे रूस में जो जिरकॉन मिसाइल यहाँ पे लॉन्च की गई उसके बारे में। साथ ही नासा ने जो हाल ही में जो डार्ट मिशन यहाँ पे लॉन्च किया गया है उसके बारे में। स्पेस एक्स के द्वारा क्रू 3 मिशंस नाम करके भी यहाँ पे लॉन्च किया गया है। चीन द्वारा पृथ्वी विज्ञान उपग्रह लॉन्च किए गए हैं। साथ ही यहाँ पे चीन ने जो सीजियन 21 सैटेलाइट लॉन्च किया है। मैसिव इन्फ्लेटेबल मिसाइल डिटेक्शन सिस्टम के बारे में बात करेंगे। उसके बाद में जो बात करेंगे वो INS विशाखापत्तनम, जो हाल ही में भारतीय नौसेना में इसको कमीशन्ड कर दिया गया है। इसके बाद में स्टील फ्रैगेट तुशिल रूस के द्वारा जो लॉन्च किया गया है। उसके बाद में ICGS सार्थक राष्ट्र को जो हाल ही में समर्पित किया गया है। उसके बाद में जो DRDO और वायुसेना के बीच में जो LRB का सफल प्रशिक्षण किया गया है। साथ यहाँ पे एंटी एयरफील्ड का भी सफल प्रशिक्षण यहाँ पे किया गया है, उसकी बात करेंगे। उसके बाद में हाल ही में जो प्रधानमंत्री वायुसेना को जो हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर जो सौंपे हैं उसके बारे में बात करेंगे। लास्ट हम बात करेंगे INS वेला, जो नौसेना में ये चौथी पनडुब्बी के रूप में यहाँ पे प्रोजेक्ट 15 के तहत यहाँ पे लॉन्च कर दिया गया है, यानी कि कमीशन कर दिया गया है। तो सभी को 1 बाय 1 पढ़ने की यहाँ पे कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे नासा ने हाल ही में जो डार्ट मिशन यहाँ पे लॉन्च किया गया है उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, नासा एक अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है जिसके द्वारा विभिन्न प्रकार के जो प्रौद्योगिकी अंतरिक्ष से संबंधित जो भी प्रशिक्षण करने होते हैं वो इसी के द्वारा किए जाते हैं। हाल ही में जो उद्देश्य है डार्ट मिशंस का, वो उद्देश्य ये है कि क्षुद्र ग्रह जो विक्षेपण तकनीक का प्रशिक्षण करना है। साथ ही पृथ्वी से टकरा जाते हैं क्षुद्र तारे, उनको रोकने का ये सफल प्रशिक्षण किया जाएगा। इसके अंदर जो उपस्थित क्षुद्र ग्रह की अपने अंतरिक्ष यान से जोरदार टक्कर कराने के विशेष मिशंस को लॉन्च यहाँ पे कर दिया गया है। इसके नाम की अगर बात करें तो भविष्य में पृथ्वी के क्षुद्र ग्रहों से बचाने के लिए उसके प्रयोग के रूप में भेजे गए इस तरह के मिशंस को डार्ट मिशन यहाँ पे कहते हैं। डार्ट मिशंस की अगर फुल फॉर्म की बात करें तो डबल एस्ट्रॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट इसका पूरा नाम होता है। प्रयोग की बात करें तो सबसे पहले इसका प्रयोग जो है
दोहरे क्षुद्र ग्रह जो कि डिडेमोस और डेमोर्फोस को जो जो दो क्षुद्र ग्रह हैं उसके बीच में टकराट, उसकी गति और दिशा परिवर्तन करने के उपयोग में किया जाएगा। उसके बाद में अगर बात करें तो स्पेस एक्स के फाल्कन 19 रॉकेट से इसको कैलिफोर्निया स्थित वोडेनबर्ग स्पेस फोर्स बेस से इसको लॉन्च किया गया है। तो ये अपने पास में थी डार्ट मिशंस के बारे में, नासा के द्वारा लॉन्च किया गया है और इसको स्पेस एक्स की फाल्कन 9 रॉकेट के द्वारा इसको लॉन्च कर दिया गया है। नेक्स्ट बात करेंगे, स्पेस एक्स ने क्रू 3 मिशंस लॉन्च कर दिया गया है। तो अगर बात करें स्पेस एक्स की तो ये एक निजी कंपनी है जो कि एलन मस्क के द्वारा स्वामित्व वाली निजी रॉकेट कंपनी है। इसका नाम स्पेस एक्स करके है। क्रू 3 मिशन से हाल ही में इसके द्वारा लॉन्च किया गया जो कि फ्लोरिडा में नासा के केनेडी स्पेस सेंटर से फाल्कन 9 रॉकेट का सफलतापूर्वक प्रशिक्षण कर लिया गया है। साथ ही इसको 2 स्टेजेस में आपका प्रशिक्षण किया जाएगा। इसमें ऊपरी जो हिस्से हैं उसको क्रू के लिए ड्रैगन कैप्सूल्स लगे हुए हैं जिसे एड्रोरेस नाम दिया गया है। साथ ही 4 अंतरिक्ष यात्री 2022 तक 6 महीनों के विज्ञान मिशंस के तहत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में भेजे जाएंगे। इस मिशन में भेजे गए अंतरिक्ष यात्रियों में नासा के टॉम मार्सबर्न हैं जो पायलट हैं, कायल बेरन हैं। साथ ही यूरोप की अगर बात करें तो उसके अंतरिक्ष यात्री जो है मैथियस मोरर है। क्रू मिशन से के साथ गए भारतीय मूल की नासा के अंतरिक्ष यात्री जो हैं राजाचारी हैं जो कमांडर के रूप में यहाँ पे शामिल किए गए हैं। उसी के बारे में अगर बात करें तो ये 60 वर्षों का इतिहास है में 600 लोगों को अंतरिक्ष में भेजने का अनोखा यहाँ पे रिकॉर्ड बनाया जाएगा। यानी कि टोटल 60 सालों की बात करें तो इसके अंदर से 600 जो व्यक्ति हैं उनको अंतरिक्ष में भेजने का एक बड़ा जो टारगेट है या फिर आप कह सकते हो वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो इसके द्वारा यहाँ पे बनाया जाएगा, जिसका नाम यहाँ पे क्रू 3 मिशन दिया गया है। और ये नासा जो एजेंसी है और उसके एलन मस्क की जो एजेंसी है उसके द्वारा लॉन्च किया गया है। साथ ही इसमें अगर बात करें चारी बेरन मारर जो पहले अंतरिक्ष उड़ान पर गए हैं, इसके साथ ही 599 और 600 और 601 वाले इंसान बन गए हैं। तो ये अपने काम की नहीं है। उसके बाद में आर्टेमिस मिशंस जो हाल ही में जो लॉन्च किया गया है तो उसका संबंध किससे, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसका संबंध है जो बेसिकली इंसानों को चांद पर भेजना इसका मुख्य उद्देश्य है, जिसमें टोटल 18 अंतरिक्ष यात्रियों को पहले ग्रुप में शामिल किया गया है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, चीन द्वारा पृथ्वी विज्ञान उपग्रह यहाँ पे हाल ही में जो लॉन्च किया गया है। अर्थ साइंस सैटेलाइट्स को उत्तरी सांसी प्रांत से ताइवान सैटेलाइट सेंटर से लॉन्च किया गया है, शिलोंग से, और मार्च 6 वाहन रॉकेट्स के द्वारा इसको प्रक्षेपित किया जाएगा। इसके नाम की अगर बात करें तो पहले पृथ्वी विज्ञान उपग्रह का जो नाम है वो गुआगमू है। गुआगमू इसका नाम है, आप याद रख सकते हो। आपसे पूछा जा सकता है हाल ही में गुआगमू चर्चा में रहा, ये किससे संबंधित है। तो ये एक चीन के द्वारा पृथ्वी विज्ञान उपग्रह लॉन्च किया गया है, उसका नाम है। उसके बाद SDG सैटेलाइट 1 करके यहाँ पे विश्व का पहला विज्ञान उपग्रह यहाँ पे बन गया है जो कि इसको ले जाने का काम करेगा। उसके बाद में चीन ने हाल ही में सीजियान 21 सैटेलाइट भी यहाँ पे लॉन्च किया गया है। हालांकि अंतरिक्ष में मलबे को कम करने के लिए साथ ही प्रौद्योगिकी का प्रशिक्षण और उनके सत्यापन के लिए चीन के द्वारा ये नया उपग्रह यहाँ पे लॉन्च किया गया है, जिसका बेसिकली जो पर्पज़ रहेगा वो अंतरिक्ष के मलबे को कम करने रहेगा। तो सीजियान 21 सैटेलाइट चीन का ये सैटेलाइट्स है, इतना आप याद रखें। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की। तो नेक्स्ट न्यूज़ अपने पास में रक्षा प्रौद्योगिकी के संबंधित है। रूस ने किया जिरकोन मिसाइल का सफल प्रशिक्षण। अगर बात करें जिरकोन तो जिरकोन मिसाइल जो है वो रूस की मिसाइल्स है, तो ये आप याद रखें। और इसका संबंध हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल से है जिसका नाम जिरकोन है। उसके बाद में इसका सफल प्रशिक्षण रूस के द्वारा किया गया है। और उसके बाद में इसमें थोड़ी और आप जानकारी लें तो इसमें जो जानकारी है रूस द्वारा इससे पहले बेरेटस सागर में परमाणु पनडुब्बी यानी कि सेवेरोडोनेत्स्क से इस जिरकोन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल प्रशिक्षण अक्टूबर 2020 में किया गया था। बस आप इतना याद रखें कि हाल ही में जो रूस जिरकोन मिसाइल जो है वो किसका संबंध है। तो जिरकोन मिसाइल से रूस से संबंधित है, रूस की एक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट आप देख पा रहे हैं मैसिव इन्फ्लेटेबल मिसाइल्स डिटेक्शन सिस्टम की अगर बात करें तो मैसिव इन्फ्लेटेबल जो मिसाइल डिटेक्शन सिस्टम है ये बेसिकली आपका जो ऊंचाई पर मंडराने वाले और लंबी दूरी तक खतरों का पता करके उन्हें नष्ट कर देना, ये एक डिज़ाइन या फिर एक मिसाइल रक्षा प्रणाली है। यानी कि जो भी
आप देख पा रहे हैं काफ़ी ऊंचाई पर काफ़ी प्रकार के ड्रोन जो होते हैं, या फिर आप देख सकते हो कि काफ़ी दूरी तक जो खतरे जो होते हैं अंतरिक्ष में, उनको नष्ट करना इस मिशंस के द्वारा किया जाएगा, जिसका नाम मैसिव इन्फ्रेटेबल मिसाइल डिटेक्शन सिस्टम है। और बेसिकली अगर बात करें इसकी, तो ये इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने अमेरिका कंपनी टीकॉम की साझेदारी से इसको बनाया है। और इजराइल के पास में पहले ही आयरन डोम मिसाइल की प्रणाली भी है, ये भी याद रखें। उसके बाद में नेक्स्ट अपने पास में है INS विशाखापत्तनम नौसेना में हाल ही में कमीशन कर दिया गया है। अगर बात करें P-15B स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक INS विशाखापत्तनम का हाल ही में नेवल डकयार्ड मूवमेंट में सफलतापूर्वक यहाँ पे कमीशन कर दिया गया है। इसका जो प्लान था, यानी इसको प्रोजेक्ट P-15B के तहत इसको बनाया जा रहा था, जिसमें टोटल 4 जो INS थी वो इसमें शामिल थी। चारों में से पहली ये INS है जिसका नाम विशाखापत्तनम है, दूसरे की बात करें तो मारमुआगामो है, और नेक्स्ट तीसरी की बात करें तो इम्फाल है, नेक्स्ट चौथी की बात करें तो सूरत। तो ये 4 जो हाल ही में INS जो हैं नौसेना में कमीशन की जाएंगी। इसमें पहली जो आपके पास INS है वो विशाखापत्तनम है। नेक्स्ट मैं वापस रिपीट कर देता हूँ, मोरमुगाओ है और इम्फाल, और नेक्स्ट है सूरत। ठीक है, ये प्रोजेक्ट 15B के प्लांट में की गई हैं। इसके अंदर थोड़ी और अगर जानकारी लें तो इसमें आप देख सकते हैं कि 75% जो है ये स्वदेशी टेक्नोलॉजी के ऊपर आधारित है, यानी कि अपने इंडिया की टेक्नोलॉजी पे बेस्ड ही इसको बनाया गया है। आप देख सकते हैं 63 मीटर लंबे युद्धपोत में 7400 टन का पूर्ण भार विस्थापन यहाँ पे दिया गया है। 30 समुद्री मील की अधिकतम इसकी गति यहाँ पे रह सकती है। और उसके बाद में ये लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाले मिसाइल जैसे बराक है के अलावा स्वदेशी हथियार जैसे मध्यम दूरी के हथियार हैं। उसके बाद में और भी जैसे ब्राहोस है, सतह से सतह मार करने वाली जो मिसाइल्स है, ये सभी इसमें कमीशन यहाँ पे की जाएंगी। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट भारत का स्वदेशी जो है, इसमें थोड़ा और देख सकते हैं आप, भारत का स्वदेशी विध्वंसक निर्माण कार्यक्रम जो है, जिसे इंडिजीनियस डिस्ट्रॉयर कंस्ट्रक्शन प्रोग्राम 1990 के दशक के अंत में दिल्ली में वर्ग P-15 क्लासेस के रूप में युद्धपोतों का काम शुरू किया गया था, जिसका नाम P-15A यहाँ पे दिया गया है। हालांकि अभी जो प्रोजेक्ट P-15B जो है, इसके अंदर 4 जो आपके पास में विध्वंसक है, यानी कि आप समझ सकते हैं कि जो मिसाइल्स हैं स्टील्थ गाइडेड जिसे P-15 में रखा गया है, इसमें टोटल 4 हैं। उसके बाद में अपने पास में स्टील फ्रिगेट तुसिल जो है हाल ही में रूस के द्वारा ये लॉन्च किया गया है, और ये 7वें भारतीय नौसेना फ्रिगेट के रूप में यहाँ पे इसको लॉन्च किया गया है। हालांकि ये है तो भारत का ही, लेकिन इसको लॉन्च रूस से किया गया है, आप इतना समझ सकते हैं, रूस के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। हालांकि ये भारत का ही है। इसका नाम तुशिल है। संस्कृत में इसका मतलब होता है रक्षात्मक कवच, यानी कि प्रोटेक्टर शील्ड इसका इंग्लिश में नाम होता है। भारत और रूसी संघ की सरकारों के बीच में समझौते के आधार पर इस परियोजना जो कि 1135.6 के तहत दो रूस के पोत हैं और 2 भारत के पोत हैं, इनके बीच में जो मेशर्स गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में इसका जो निर्माण है वो किया जाएगा। इतना आप याद रखिए। प्रोजेक्ट 1135.6 को तलवार श्रेणी के नाम से भी यहाँ पे जाना जाता है, और ये एक गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट श्रेणी की है, बस आप इतना याद रखें। नेक्स्ट बात करते हैं अगले न्यूज़ की। तो यहाँ पे दे रखा है ICGS सार्थक राष्ट्र को हाल ही में समर्पित कर दी गई है। अगर ICGS की बात करें तो ये एक स्वदेशी रूप से निर्मित है, जो कि तटरक्षक जहाज़ के रूप में ये निर्माण इसका गोवा के अंदर इसको कमीशन किया गया है। तो ICGS के बारे में थोड़ी जानकारी लें तो ये गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा भारतीय तटरक्षक के लिए बनाए गए 5 OPV की श्रृंखला का चौथा ये प्लान है। इसके अंदर आप गुजरात के पोरबंदर में स्थित रहेगा, इसको पोरबंदर में स्थित किया जाएगा, जो कि तटरक्षक जो है उसकी ये प्रशासनिक नियंत्रण होगा, भारत के समुद्री जो तट संचालित हैं उसका ये कार्य करेगा। ओके, DRDO और एयरफोर्स के संयुक्त रूप से जो हाल ही में स्मार्ट एंटी एयरफील्ड हथियार के 2 उड़ान प्रशिक्षण यहाँ पे किए गए हैं, जिसमें अगर बात करें ये 2 उड़ान प्रशिक्षण जैसलमेर के चंदन रेंज से किए गए हैं और भारतीय वायुसेना के विमान द्वारा ये सफल प्रशिक्षण किए गए। प्रशिक्षण की कुछ विशेषताएं की बात करें तो इसके अंदर अपन बम के इस वर्ग में इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सीकर आधारित उड़ान यहाँ पे प्रशिक्षण देश में पहली बार यहाँ पे किया गया है। ये भी आप देख सकते हो कि इसके अंदर
जो हथियार हैं, हथियारों का सैटेलाइट नेविगेशन करेंगे, उसमें इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर यहाँ पे यूज़ किए जाएंगे जो कि कम्प्लीटली स्वदेशी होंगे। उसके बाद में अपने बात करें नेक्स्ट, यहाँ से देख लीजिएगा, ये यहाँ से स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे प्रधानमंत्री ने वायुसेना को सौंपे हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर। तो इसमें अपन बात करें तो हाल ही में उत्तर प्रदेश के झांसी में आयोजित राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व पे माननीय नरेंद्र मोदी जी, जो कि भारत के प्रधानमंत्री हैं, उनके द्वारा घरेलू रक्षा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए साथ ही लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर यहाँ पे भारतीय वायुसेना के एयर मार्शल जो कि विवेक राम चौधरी को ये सौंपे हैं। इनका निर्माण जो है आपका HCL के द्वारा किया गया है, यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के द्वारा इनका निर्माण किया गया है। इनकी क्षमता की बात करें तो 5000 मीटर ऊंचाई पर भारी मात्रा में हथियारों और ईंधन के साथ ही उतर और उड़ान भर सकते हैं। बस आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है। बस आप इतना याद रख लीजिएगा कि हाल ही में जो हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर जो हैं उनकी रेंज कितनी है, 5000 मीटर ऊंचाई पे उड़ान भी भर सकते हैं और ये लैंड टेक ऑफ भी हो सकते हैं। उसके बाद में ये HAL के द्वारा ये इनका निर्माण किया जा रहा है और ये उत्तर प्रदेश में जो आयोजित है 3 दिवसीय राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व पे भारतीय वायुसेना को सौंपे गए हैं। उसके बाद शक्ति के बारे में अगर बात करें तो शक्ति में इलेक्ट्रॉनिक्स वारफेयर यानी कि EW प्रणाली शक्ति को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन की एक प्रयोगशाला, रक्षा इलेक्ट्रॉनिक्स अनुसंधान प्रयोगशाला में इसका जो डिज़ाइन है और इनका विकसित जो है वो किया जा रहा है। शक्ति प्रणाली बेसिकली INS विशाखापत्तनम पर स्थापित की गई है। इसे विदेशी वाहक INS विक्रांत पर स्थापित किया जा रहा है। साथ ही भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के 12 शक्ति सिस्टम उत्पादन यहाँ पे किए जा रहे हैं। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है शक्ति हाल ही में चर्चा का विषय रहा है, इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध आप सिंपली आप कहेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स वारफेयर से है, जो कि एक टेक्नोलॉजी है और इस टेक्नोलॉजी का यूज़ जो है INS विशाखापत्तनम में किया गया है और INS विक्रांत भी किया जा रहा है। टोटल 12 प्रकार की होंगी, 12 शक्ति सिस्टम होंगे जो कि आपका भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के द्वारा ये बनाए जा रहे हैं। नेक्स्ट बात करें तो INS वेला नौसेना में शामिल कर ली गई है। अगर बात करें भारतीय वायुसेना की के अंदर वेला की, तो वेला चौथे नंबर की पनडुब्बी है जो कि प्रोजेक्ट 75 के तहत ये बनाई जा रही है। इससे पहले पनडुब्बियों की अगर बात करें तो इससे पहले पनडुब्बी आपके कलवरी है, खंडेरी है, करंज और चौथे नंबर की वेला ये है। तो इस प्रकार से चौथे नंबर की पनडुब्बी भारतीय नौसेना में शामिल कर ली गई है। इसको मुंबई के नेवल डकयार्ड में आयोजित करके इसको कमीशन किया गया है। ठीक है, उसके बाद में आप देख सकते हैं स्कॉर्पियन श्रेणी की ये पनडुब्बियाँ हैं जो कि फ्रांस के सहयोग से मजगांव शिपयार्ड से के द्वारा बनाई जा रही हैं। टोटली वेला जो है स्टिल्थ इसकी विशेषता है। लंबी दूरी के गाइडेड टॉर्पीडो के साथ साथ जहाज रोधी मिसाइलें भी इसमें लैश है। तो ये आप इसमें देख सकते हैं INS वेला जो है हाल ही में चौथी पनडुब्बी है जो कि प्रोजेक्ट 75 के तहत ये बनाई जा रही है। 3 पहले से कमीशन कर दी गई हैं, अब चौथी यहाँ पे कमीशन की जा रही है। तो दोस्तों ये अपने पास में 3 डिफेंस, साइंस एंड टेक पोर्शन से जो भी करंट के GK के क्वेश्चन थे दिसंबर महीने के वो अपने डिस्कस किए। नेक्स्ट हम बात करेंगे आर्थिक परिदृश्य के बारे में। तो आर्थिक परिदृश्य में पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ कीवर्ड पॉइंट्स यहाँ से बता देता हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे भारतीय रेलवे की जो भारत गौरव ट्रेन शुरू की गई है उसके बारे में। साथ ही बात करेंगे आधार वर्ष में जो बदलाव यहाँ पे किया गया है जिसमें नई मजदूरी दर सूचकांक श्रृंखला यहाँ पे जारी की गई उसके बारे में। RBI रिटेल डायरेक्ट स्कीम्स की शुभारंभ जो किया गया उसके बारे में। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, साथ ही बागवानी फसलों के वर्ष 2020 और 21 के लिए यहाँ पे तीसरे अग्रिम जी के जो जारी की गई उसके बारे में बात करेंगे। कृषि उड़ान 2.0 का शुभारंभ किया गया है उसके बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट फ्लिपकार्ट के मध्य जो MOU किया गया है ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा उसकी बात करेंगे। उसके बाद में सिडबी और गूगल के बीच में जो समझौते किए गए हैं MSME के सहयोग से वो बात करेंगे। साथ ही बात करेंगे आर्थिक वृद्धि जो कि 7 से 7.5% रहने के अनुमान यहाँ पे लगाए जा रहे हैं। देश में पहले मत्स्य व्यापार इंक्यूबेटर जो सेंटर का जो शुभारंभ किया गया है उसकी बात करेंगे। नेक्स्ट हम लास्ट बात करेंगे SpaceX ने भारत में शुरू की गई है एक सहायक तकनीकी के बारे में, सहायक इकाई के बारे में वो अपन बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे भारतीय रेलवे ने भारत गौरव ट्रेन यहाँ पे शुरू कर दी गई है। हालांकि बात करें भारत गौरव ट्रेन की तो ये पर्यटन सर्किट ट्रेन के ऊपर थीम पे आधारित है, यानी कि इसका मुख्य कार्य जो होगा वो पर्यटन सर्किट यानी कि पर्यटन का यहाँ पे बेसिकली इसका यूज़ होगा। हालांकि इससे पहले भी भारत गौरव के लिए मालगाड़ी, यात्री गाड़ियाँ भी इसके अलावा भारतीय रेलवे को समर्पित की गई हैं। भारतीय गौरव की प्रमुख तथ्य की बात करें तो इसका संचालन कंप्लीटली IRCTC के द्वारा यहाँ पे करवाया जाएगा, यानी इंडियन रेलवे ना करके इसका जो संचालन है IRCTC के द्वारा इसका संचालन किया जाएगा।
इन ट्रेनों के लिए 3033 रेल डिब्बे, साथ ही 190 ट्रेनों को इसके लिए चिन्हित किया है, यानी कि इतनी ट्रेनें टोटल इस प्लान में चलाई जाएंगी। देश के पर्यटन के बारे में अगर जानकारी के लिए ये ट्रेनें चलाई जाएंगी, जिसमें भारत गौरव ट्रेनों के लिए प्राइवेट कंपनी को किराया, उसकी थीम, उसकी ट्रेन का रूट, सर्किट और अनेक प्रकार की जो सुविधाएं हैं वो यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करने का यहाँ पे उनको मतलब वो अपने हिसाब से इसको तय कर सकते हैं। उसके बाद में भारत की बात करें तो जनवरी 2022 में ये चलाई गई थी। अगर बात करें, यह एक थीम पर आधारित होगी जो कि गुरु कृपा जैसी ट्रेनें उन सभी स्थानों को कवर करेगी जो गुरु नानक के संबंधित यहाँ पे है। अगर रामायण थीम की जो ट्रेन चलाई जाएगी वो सभी भारत में जितने भगवान राम से संबंधित जो टेम्पल्स हैं, पर्यटन स्थल हैं, उनको कवर करेगी। तो आप समझ सकते हैं इस पर्यटन ट्रेन में बेसिकली जो भी पर्यटन यहाँ पे धार्मिक स्थल हैं, यानी कि पर्टिकुलर किसी भगवान से संबंधित हैं, उन्हीं को ये ट्रैवल करेगी, उन्हीं को ये कवर करेगी, उसी में ये विजिट करवाइए। आपको समझ में आ गया। इसके लिए जो भी टूर ऑपरेटर होंगे वो इस ट्रेन को लीज रूम में यहाँ पे ले सकते हैं, 1 साल, 2 साल, 5 साल, जो भी इसको यूज़ करना चाहें कर सकते हैं। तो अपने इस प्लांट में पर्यटन ये ट्रेनें चलाई जा रही हैं, इसका नाम भारत गौरव है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे अपन आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम्स का शुभारंभ यहाँ पे कर दिया गया है। आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम की अगर बात करें तो इसमें छोटे निवेशक जो होते हैं, बेसिकली छोटे छोटे निवेशक होते हैं, उनको सरकारी प्रतिभूतियों के प्रति निवेश करने का नया अवसर इस स्कीम में दिया जाएगा। यानी छोटे छोटे जो एम्प्लॉयर्स हैं, छोटे छोटे जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो भी अब यहाँ पे भारतीय सरकार में अपने निवेश कर सकते हैं, छोटे छोटे प्रोजेक्ट लॉन्च कर सकते हैं, या फिर छोटी स्कीम्स जो हैं, छोटे इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो यहाँ पे स्टैब्लिश कर सकते हैं इस स्कीम के तहत। इसमें आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम्स की शुरुआत जो है 12 नवंबर 2021 को यहाँ पे इसकी शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा की गई थी। इसमें छोटे निवेशक आसानी से भारतीय रिजर्व बैंक से पास अपना सरकारी प्रतिभूति खाता ऑनलाइन निःशुल्क खोल सकते हैं, साथ ही उसका रखरखाव भी यहाँ पे कर सकते हैं। स्कीम का मुख्य उद्देश्य सरकारी प्रतिभूति बाजार प्राथमिक द्वितीय दोनों खुदरा निवेशकों के ऑनलाइन मंच के माध्यम से आसानी से प्रदान यहाँ पे किया जाएगा। ठीक है, इतना आप याद रखेंगे। नेक्स्ट आप देख सकते हैं इसमें और थोड़ी जानकारी अगर लेना चाहें तो इसी में आप यहाँ से देख सकते हैं, हाँ यहाँ से देखें, आरबीआई एकीकृत लोकपाल योजना की 2021 में जो लॉन्च की गई है, इसके अंदर रिटेल डायरेक्ट स्कीम्स के अतिरिक्त जो रिजर्व बैंक के एकीकृत लोकपाल योजना भी यहाँ पे शुरू की गई। ये भी 12 नवंबर 2021 को लॉन्च की गई। इस योजना में 3 लोकपाल यहाँ पे योजनाएं शामिल हैं। पहला बैंकिंग लोकपाल योजना, नेक्स्ट गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए लोकपाल योजना, नेक्स्ट तीसरी वाली है डिजिटल लेन देन की लोकपाल योजना जो है वो एकीकृत यहाँ पे की गई है। बस आपको इतना ही इसमें याद रखना है, बाकी अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा जानकारी इंपॉर्टेंट नहीं है। आधार वर्ष में बदलाव के साथ साथ नई मजदूरी तय यहाँ पे सूचकांक जारी कर दिया गया है। हाल ही में श्रम मंत्रालय के द्वारा आधार वर्ष 2016 के साथ मजदूरी दर सूचकांक की एक नई श्रृंखला 24 नवंबर 2021 को जारी की गई है। इसका आधार वर्ष की अगर बात करें तो आधार वर्ष स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, पहले इसका आधार 2016 में 100 के बराबर था। हालांकि अब यहाँ पे WRF यानी कि वेज रेट इंडेक्स की नई श्रृंखला में अब ये 1963 से 1965 में आधार वर्ष 100 था, जो कि पुरानी श्रृंखला की जगह लेगा। तो इसमें आप देख सकते हैं अभी हाल ही में 2016 में 100 के बराबर इसको यहाँ पे हाल ही में वेज रेट इंडेक्स कर दिया गया है। आप इतना याद रखें कि हाल ही में बेस ईयर जो है आपका मजदूरी दर सूचकांक का वो 2016 कर दिया गया है। इतना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें तो इसके अंदर टोटल जो उद्योग हैं उसमें 37 उद्योग इसमें कवर किए जाएंगे। हालांकि पहले जो 1963 से 1965 के बीच में चल रहा था उसके अंदर टोटल 21 उद्योगों को शामिल किया गया था। अब यहाँ पे इसमें 37 उद्योग इसमें शामिल किए गए हैं। हालांकि ये 37 उद्योग जो हैं ये मैन्युफैक्चरिंग से हो सकते हैं या फिर अनेक प्रकार के बागान से सम्मिलित हो सकते हैं, ये किसी से संबंधित हो सकते हैं, इतना आप याद रखें। उसके बाद में एडीबी जो है आपका, आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, 19 दिसंबर 1966 में इसका स्टैब्लिश यानी कि स्थापना की गई थी। एडीबी आपका एशियन डेवलपमेंट बैंक है जिसका जो हेडक्वार्टर है वो मनीला यानी कि फिलीपींस में स्थित है। इसका बेसिकली जो टारगेट होता है, बेसिकली जो उद्देश्य होता है वो एशिया में सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देना इसका मुख्य एम होता है, उद्देश्य होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें तो इसमें केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा बागवानी फसलों की वर्ष 2020 और 21 के तीसरे अग्रिम यहाँ पे अनुमान यहाँ पे जारी किए गए हैं।
देखिए इसमें आप बेसिकली अगर ज़्यादा पढ़ना चाहें तो आई होप एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है, आप थोड़ी यहाँ टेबल पे थोड़ी सी स्टडी कर सकते हैं रैदर देन आप इसको छोड़ दें। बाकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे क्वेश्चंस इतने टफ नहीं पूछे जाते, और फिर अगर इतने क्वेश्चन टफ पूछे ही जाएंगे तो फिर वो तो कोई भी नहीं कर सकता, आप ही क्या। तो इसमें आप देख सकते हैं कुल अगर 2019 और 20 की जो रेटें अगर देखें तो इसमें 26,482 शामिल थी। साथ ही यहाँ पे उत्पादन की बात करें तो इसमें आपका 32,471 इसमें शामिल था। नेक्स्ट 2020 और 21 की बात करें, इनकी तुलना करें तो इसकी तुलना में सबसे पहले आप याद रखेंगे जो इसकी तुलना में जो कंपैरिजन आपका देखा गया है वो मशालों के अंदर 5.3% बढ़कर यहाँ पे 10.7 मिलियन टन हो गया है। उसी प्रकार से सब्जियां हैं, सुगंधित और औषधि फसल हैं, वृक्षारोपण फसल हैं, साथ ही फल हैं, ये इसमें सभी शामिल हैं। कृषि उड़ान 2.0 का शुभारंभ हाल ही में कर दिया गया है। अगर बात करें कृषि उड़ान 2.0 का शुभारंभ ये 27 अक्टूबर 2021 में कर दिया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य कृषि उपज और हवाई परिवहन के बेहतरीन एकीकरण, साथ ही उसके अनुकूल माध्यम में मूल्य प्राप्ति पर सुधार करने हेतु इसका उपयोग यहाँ पे किया जाएगा। तो आप देख सकते हैं किसानों के मूल्य संवर्धन के लिए ये स्कीम यहाँ पे लॉन्च की गई है। इसमें टोटल 53 हवाई अड्डों के रूप में पूर्वोत्तर और आदिवासी क्षेत्रों में केंद्रित यहाँ पे किया जाएगा, जिसमें किसान मालवाहक एयरलाइंस कंपनियों के लाभ होने की इसमें संभावना है। बस आप इतना याद रखें इसमें। साथ ही नेक्स्ट बात करें तो ग्रामीण विकास मंत्रालय और फ्लिपकार्ट के मध्य एक एमओयू यहाँ पे साइन किया गया है। अगर इस एमओयू की बात करें तो दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, जिसे आप कार्यक्रम के तहत महिलाओं की अनुगाई में चल रही स्थानीय कारोबार स्वयं सहायता समूह को सशक्त बनाने के लिए ई कॉमर्स के दायरे में लाने के लिए ये फ्लिपकार्ट से इन्होंने ये स्कीम्स को एमओयू किया है। फ्लिपकार्ट समर्थ कार्यक्रम का ये हिस्सा होगा। इसमें उद्देश्य कुशल शिल्पकार, बुनीकर, कारीगर हैं, उनके समुदाय के जो पर्याप्त सुविधा जो उनको नहीं मिल पाती, उनसे जो वंचित रह जाते हैं, उसको यहाँ पे ई कॉमर्स ट्रेडिंग की सहायता से फ्लिपकार्ट यहाँ पे उनको सहयोग करेगा। तो आप इतना याद रखें, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे इतना पूछा जाएगा, हाल ही में ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा जो एमओयू किया गया है वो कौन सी ई ट्रेडिंग कंपनी से किया गया है। फिर आप समझ सकते हैं ई कॉमर्स कंपनी से किया गया है, तो आपसे पूछ सकते हैं अमेजन से किया गया है, फ्लिपकार्ट से किया गया है, या फिर अनेक प्रकार की जो भी इसकी जो ई कॉमर्स कंपनीज है। तो इसमें फ्लिपकार्ट आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। फ्लिपकार्ट समर्थ जो अनबोर्डिंग, कैटालॉगिंग, मार्केटिंग, अकाउंटिंग, मैनेजमेंट, बिजनेस इनसाइट्स, वेयर हाउसिंग के सहयोग के साथ समयबद्ध पूरी सेवाओं प्रदान यहाँ पे करेगा। तो इतना आप याद रख ले सकते हैं। हाल ही में एमएसएमई और सिडबी और गूगल के बीच में एक समझौता यहाँ पे किया गया है। तो आपको मैं बता दूं कि हाल ही में जो ये समझौता किया गया है, जो कि एमएसएमई के मध्य जो सिडबी और आपका गूगल के मध्य किया गया है, उसमें 1 करोड़ तक की वित्तीय सहायता प्रदान यहाँ पे की जाएगी इस प्रतिस्पर्धा ब्याजों में। ठीक है, इतना यहाँ पे याद रख सकते हैं। उसके बाद में अपने पास में नेक्स्ट है EAC-PM। यहाँ से देखिए EAC-PM का वर्ष 2022 और 23 में देश की आर्थिक वृद्धि जो है 7 से 7.5 रहने के आसार यहाँ पे बताए गए हैं। बस आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना याद रख सकते हैं। बाकी इसमें तो पढ़ने को तो आई होप ये PDF में आपको शेयर कर ही रहा हूँ, आप पढ़ सकते हैं, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतने ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे नहीं जाएंगे। देश में पहले मत्स्य व्यापार इंक्यूबेटर का शुभारंभ जो किया गया है वो गुरुग्राम हरियाणा में किया गया है, इतना याद रखें। तो आप सिंपल इतना याद रख सकते हैं कि हाल ही में जो पहले मत्स्य व्यापार इंक्यूबेटर का जो शुभारंभ किया गया है वो गुरुग्राम में इसको इस्टेब्लिश किया जाएगा, जो कि हरियाणा में आता है। इसके अंदर 4 राज्यों में जो विशेष हैं वो बिहार, हिमाचल प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में 10 इंक्यूबेटर सेंटर के पहले बैच की पहचान की गई है। इनमें से 6 नवनिर्मित मत्स्य किसान उत्पादन संगठनों से हैं। उसके बाद में स्पेस एक्स के द्वारा जो हाल ही में एक सहायक इकाई यहाँ पे शुरू की गई है। तो सहायक इकाई का बेसिकली आप इतना समझ सकते हैं कि इसमें स्टारलिंक का लक्ष्य जो है, इसका जो लक्ष्य है बेसिकली वो सैटेलाइट ब्रॉडबैंड यहाँ पे शेयर करना है। यानी कि जो भी इंटरनेट यहाँ पे सैटेलाइट्स को लॉन्च करते समय रिक्वायरमेंट होता है उसको ब्रॉडबैंड कनेक्शन से कनेक्ट करना, ये बेसिकली इसका टारगेट है।
वहाँ पे स्टार लिंक एक इंटरनेट की सेवा जो है स्पेस एक्स कंट्रोल करती है, जो कि एक एरोस्पेस कंपनी है, और स्पेस एक्स की स्थापना 2002 में एलन मस्क की ये कंपनी है। इतना आप याद रख सकते हैं। तो आपसे इतना पूछा जा सकता है हाल ही में स्टार लिंक का संबंध किससे है, तो ये इंटरनेट ब्रॉड बैंड से है। इतना आप याद रख लेंगे। नेक्स्ट अपने पास में है आपके कुछ की पॉइंट्स हैं। GDAM, हाल ही में GDAM की अगर बात करें तो ग्रीन डे अहेड मार्केट इसका पूरा नाम है, जो बेसिकली अक्षय ऊर्जा खरीदने और बेचने में सक्षम के लिए एक नया बाजार यहाँ पे स्टैब्लिश किया जाएगा। बस आप इतना याद रखें। उसके बाद में अपने पास में नई जो है इनोवेशन फॉर यू विभिन्न प्रकार के डोमेन्स अटल इनोवेशन मिशन के तहत स्थापित यहाँ पे स्टार्टअप्स हैं, जो कि सफलतापूर्वक उनकी कहानियों को प्रदर्शित करते हैं। साथ ही एक डीजी बुक भी इसको आप कह सकते हैं। मेटा की बात करें तो हाल ही में जो फेसबुक कंपनी है इसने अपना नाम बदल के अब यहाँ पे मेटा प्लेटफॉर्म यहाँ पे कर दिया गया है। तो हाल ही में आप याद रखें कि हाल ही में कौन सी कंपनी ने अपना नाम मेटा रखा है, तो फेसबुक ने रखा है। उसके बाद में इनमारसेट जो है, हाल ही में इनमारसेट ब्रिटिश सैटेलाइट्स हैं, आप इतना याद रखें, ब्रिटिश सैटेलाइट्स ऑपरेटर हैं, जो कि विमान और शिपिंग जहाज़ों को हाई स्पीड ब्रॉडबैंड बेचने के लिए भारत को मंजूरी यहाँ पे मिली है। यानी कि अब ये जो जहाज़ हैं, जो सैटेलाइट्स हैं, उनको ब्रॉडबैंड स्पीड से कनेक्ट करने के लिए ये इन्होंने MOU किया है। उसके बाद में अपने पास में मशहूर चेन्नई एक्सप्रेस, शताब्दी एक्सप्रेस, हाल ही में जो दक्षिणी रेलवे की पहली एकीकृत प्रबंधन प्रणाली के तहत इसको शुरू की गई है। इंटरनेट एक्सचेंज की बात करें तो ये हाल ही में केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर के देहरादून में आयोजित समारोह में उत्तराखंड में पहले इंटरनेट एक्सचेंज जो है उसका उद्घाटन किया गया है। भारतीय खाद्य निगम की बात करें तो हाल ही में गुरुग्राम में ये जो सेंटर है इंस्टीट्यूट ऑफ फूड सिक्योरिटी वो इस्टेब्लिश किया गया है। उसके बाद में SCLCSS की अगर बात करें तो ये आपका जो है बेसिकली अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के सूक्ष्म और लघु उद्यमों को उनको प्रतिबद्ध औद्योगिक उन्नयन बनाना है। इतना आप याद रख लें। RBL की बात करें तो हाल ही में जो भारतीय रिजर्व बैंक के लेखा महानियंत्रक जो हैं, यहाँ से देखें स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, तो उसको अभी जो RBL जो है ये आपका भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा लेखा महानियंत्रण वित्त मंत्रालय के द्वारा भारत सरकार ने एक RBL बैंक की जो स्थापना की है। एक RBL बैंक जो है वो पूर्व में रत्नाकर बैंक के नाम से जाना जाता था। अब यहाँ पे इसका मुख्यालय मुंबई में है। इसकी स्थापना 1943 में हुई है और ये RBI में इसको अंडरटेक कर लिया है। TVS मोटर की बात करें, यहाँ से देखें, TVS मोटर की बात करें तो TVS मोटर बेसिकली पहली भारतीय 2 पहिया और 3 पहिया कंपनी बनी है, जो कि संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कंपोनेंट का हिस्सा बनी है। इतना आप याद रखें। हाल ही में कौन सी 2 पहिया एजेंसी जो है, कंपनी जो है संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट का हिस्सा बनी है, तो TVS मोटर बनी है। उसके बाद में यहाँ से भी थोड़ी जानकारी अगर आप लेना चाहें तो सबसे पहले विश्व में कच्चे इस्पात का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक भारत है। साथ ही चीन के बाद में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्टील उपभोक्ता भी भारत है। इतना आप याद रखें, क्योंकि ये चीज़ें आपसे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछी जा सकती हैं। तो दोस्तों ये अपने पास में थी जो भी आर्थिक परिदृश्य से संबंधित जो क्वेश्चंस थे, जो भी राष्ट्रीय से संबंधित इकोनॉमिक से संबंधित जो क्वेश्चंस थे करंट के, वो हमने क्लियर किए। नेक्स्ट सेशन में हम बात करने वाले हैं प्रादेशिक परिदृश्य, जो कि पार्ट 2 में हम करेंगे। और सेकंड पार्ट्स में जो भी अभी कंटेंट बचे हैं अपने पास में, जिसमें सबसे बड़े कंटेंट्स की अगर बात करें तो राजस्थान जीके जो कि करंट जीके है दिसंबर का, वो बचा हुआ है। उसके बाद में अपने पास में पुरस्कार सम्मान बचे हुए हैं, खेल परिदृश्य, उसके बाद सामान्य ज्ञान, साथ ही आपका MCQ बेस्ड दिसंबर महीने के जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस बन सकते हैं हर एग्जाम्स के लिए, वो हम बात करने वाले हैं। तो ये अपन सेकंड पार्ट्स में करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन काफ़ी पसंद आ रहा होगा। तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन्स भी दबाएं ताकि आपका सपोर्ट हमें मिल सके और भी डिफरेंट प्रकार की मैगजीन्स हम इसी पोर्टल पे डिस्कस कर सकें। थैंक यू, धन्यवाद।